जैसा कि थंबनेल से सब कुछ क्लियर है कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कितने दिनों में कवर करने वाले हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप इस सीरीज को बेशक फॉलो कर सकते हैं और यकीन मानिए इसके बाद किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के जीके और जीएस के सवाल आपसे नहीं छूटेंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल्ट 247 को शेयर कीजिएगा। हम यहां पर कवर करेंगे, भारतीय इतिहास से स्टार्ट करेंगे और ल्यूसेंट में जितने भी यहां पर टॉपिक दिए गए हैं, जितने भी सेक्शंस दिए गए हैं, सबको एक एक करके यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा आपको पता है भारतीय इतिहास के हम 3 पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं। एक आपका प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आपका यहां पर होता है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो एक एक करके बहुत अच्छे से इसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए, भारतीय इतिहास में सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य परिचय को। क्या देखेंगे? सबसे पहले सामान्य परिचय को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है, तो ये कैसा सवाल पूछा गया है कि इतिहास के तहत किसका अध्ययन किया जाएगा, किसका स्टडी किया जाएगा? तो सीधी सी बात है, इतिहास है, पास्ट है, अतीत का अध्ययन किया जाएगा। तो इतिहास के तहत अतीत का अध्ययन किया जाएगा, सीधी सी बात है। आगे देखिए, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस थे। अच्छा, हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है, यह भी बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, किसने कहा इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? ऐसा किसने कहा है कि इतिहास के जितने भी निष्कर्ष हैं, जितने भी कंक्लूजन्स हैं, वो युक्ति संगत साक्ष्यों पर, एविडेंस पर आधारित होते हैं? तो ऐसा कहने वाले थे थ्यूसिडाइडिस। याद रखिएगा, थ्यूसिडाइडिस साहब ने कहा था कि इतिहास के जितने भी निष्कर्ष है, जितने भी कंक्लूजन्स हैं, वो युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। उसका कुछ ना कुछ एविडेंस होता है, एक फैक्ट होता है, ऐसे ही कुछ नहीं कह दिया जाता है। तो याद रखिएगा, थ्यूसिडाइडिस साहब ने ऐसा कहा था। अच्छा, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, द हिस्ट्रीज के रचनाकार के नाम हेरोडोटस साहब हैं। हेरोडोटस, जो कि प्रथम यूनानी इतिहासकार, इतिहास का पिता भी कहा जाता है, और द हिस्ट्रीज लिखने वाले भी हेरोडोटस ही है, याद रखिएगा। अच्छा, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? तो सीधी सी बात है, हेरोडोटस से। इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में हेरोडोटस से संबंधित है। इतिहास अपने को दोहराता है, ऐसा किसने कहा? इतिहास अपने को दोहराता है, ऐसा कहने वाले हीगेल थे। याद रखिएगा, इतिहास अपने को दोहराता है, ऐसा कहने वाले हीगेल साहब थे। ठीक है। अच्छा, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। अच्छा, ऐसा क्या बात कह दिया भाई? तो देखिए, ये बात किसने कही है? तो याद रखिएगा, ये हीगेल साहब ने ही कहा है। हीगेल साहब ने ही कहा है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है। क्योंकि देखिए, इस हीगेल साहब ने ही कहा था कि इतिहास अपने को दोहराता है। अगर यहां पर कहा जा रहा है कि अगर अपने को दोहराता है, अगर कुछ गलतियां भी हो गई हो, फिर भी कह रहा है कि दोहराया जाएगा, तो अगर कुछ बार बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम उससे कुछ सीख नहीं ले रहे हैं, तभी तो दोहरा रहा है, तभी तो वो रिपीट हो रहा है। तो ये बात हीगेल साहब ने ही कहा था कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, इसीलिए इतिहास अपने को दोहराता है। ठीक है। आगे देखिए, किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? देखिए, ये किसने कहा था कि समस्त इतिहास जो है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है? ऐसा कहने वाले कार्ल मार्क्स थे। वर्ग संघर्ष यानी कि एक वर्ग का दूसरे वर्ग के साथ जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, हायर वर्ग का, हायर क्लास का लोअर क्लास के साथ जो संघर्ष है, उसी का निष्कर्ष है इतिहास, ऐसा बोला था कार्ल मार्क्स ने। अच्छा, कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो ये कौन करता है भाई? देखिए, इतिहास जो है वो शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का एक सिलसिला है, ऐसा कौन किनके द्वारा कहा गया था? तो कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण को का संक्षिप्त वर्णन है ये, क्योंकि कार्ल मार्क्स साहब ने कहा था कि इतिहास जो है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यानी कि शोषक वर्ग यानी कि जो शोषण करते हैं, और शोषित वर्ग जिनका शोषण होता है, इनके बीच संघर्ष का सिलसिला ही इतिहास है। तो वर्ग संघर्ष का इतिहास किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने। और कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का वर्णन कौन करेगा? तो इतिहास शोषक और शोषित वर्ग के बीच संघर्ष का सिलसिला है। आगे यहां पर कहा जा रहा है कि बताइए किसने द्वंदात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? द्वंदात्मक मतलब संघर्ष होता है भाई, एक तरह का संघर्ष।
तो संघर्ष वाला भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो यह भी मार्क्स के द्वारा ही किया गया था, कार्ल मार्क्स के द्वारा। अच्छा, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत से। अच्छा, इतिहास जो है वो विगत की राजनीति है, ऐसा किसने कहा? तो इतिहास विगत की राजनीति है, ऐसा सीले के द्वारा कहा गया था। विगत मतलब पास्ट, मतलब पीछे जो हुआ है उसी की राजनीति मात्र है इतिहास। ठीक है, अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि सूची 1 में लेखक दिया गया है, सूची 1 जो है इसमें लेखक दिया गया है, और सूची 2 में जो है इतिहास की परिभाषा, यानी कि इतिहास का परिभाषा किसने क्या दिया है। तो चलिए देखते हैं ऑक्साट साहब ने क्या कहा था। कि ऑक्साट साहब ने कहा कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। देखिए ऑक्साट साहब ने क्या कहा कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। अच्छा, ट्रेवेलियन साहब ने क्या कहा? ट्रेवेलियन साहब ने कहा कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। क्या कहा? ट्रेवेलियन साहब ने कहा कि इतिहास का जो महत्व है ना वो वैज्ञानिक नहीं। तो एक एक चीजों को याद रखिएगा। अच्छा देखिए कॉलिंगवुड ने क्या कहा? कॉलिंगवुड ने यह कहा था कि संपूर्ण इतिहास जो है वो विचारों का इतिहास है, जो थॉट्स है ना उसी का इतिहास है, जो संपूर्ण इतिहास है वो विचारों का इतिहास है। अच्छा, ब्यूरी ने क्या कहा? ब्यूरी ने कहा था कि इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो ब्यूरी ने क्या कहा? देखिए ट्रेवेलियन ने कहा था कि इतिहास का जो महत्व है वो वैज्ञानिक नहीं है, ठीक है, साइंटिफिक नहीं है, लेकिन ब्यूरी ने कहा कि इतिहास जो है ना एक विज्ञान ही है, मतलब ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो याद रख लीजिएगा ऑक्साट ने क्या कहा, ट्रेवेलियन ने क्या कहा, कॉलिंगवुड ने क्या कहा और ब्यूरी ने क्या कहा। अच्छा, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। देखिए समस्त इतिहास जो है वो समकालीन इतिहास है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा है बेनेडिटो क्रोचे ने। बेनेडिटो क्रोचे ने कहा था कि समस्त इतिहास जो है ना वो समकालीन इतिहास है। अच्छा, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच एक अंतहीन वार्ता है, ऐसा किसने कहा था? इतिहास जो है अतीत यानी कि पास्ट और वर्तमान यानी कि प्रेजेंट के बीच एक अंतहीन वार्ता है, कभी ना खत्म होने वाली कन्वर्सेशन है इतिहास, ऐसा किसने कहा था? तो याद रखिएगा ऐसा कहने वाले थे E.H. कार। ठीक है, E.H. कार जी ने ऐसा कहा था कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच कभी ना खत्म होने वाली एक अंतहीन वार्ता है। देखिए तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला आपने देखा भी होगा, BC की बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इसको जो कहा जाता है। तो किसका संक्षिप्तकार है? किसका संक्षिप्तकार है? किसका संक्षिप्ताक्षर है? ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। बीसी जो है किसका शॉर्ट फॉर्म है? तो ये हम लोग बिल्कुल इस बात को जानते हैं कि जो बीसी है वो है आपका बिफोर क्राइस्ट का शॉर्ट फॉर्म, बिफोर क्राइस्ट का शॉर्ट फॉर्म। जैसे कि आपने सुना होगा कि भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 बीसी में हुआ, ठीक है, जन्म हुआ 563 बीसी में और उनकी मृत्यु हुई थी 483 बीसी में। ठीक है, तो ये आपने सुना होगा और ये जानते भी है सब कोई। ठीक है, और अभी जो यूज हो रहा है वो एडी है, यानी कि एनो डोमिनी। अभी जो यूज हो रहा है हमारा, जो अभी हम लोग कह रहे हैं ना कि 2022 तो 2022 ईस्वी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्वी कहते हैं या फिर एडी कहते हैं, जिसे कि एनो डोमिनी कहा जाता है। आफ्टर द मतलब भगवान जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद एडी और जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले बीसी। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, वर्ष 50 ईसा पूर्व, वर्ष अगर यहां पर देखिए थोड़ी सी आपको इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे कि बीसी और एडी के बारे में। देखिए ये अगर कोई नंबर लाइन है तो 0 से पहले क्या होता है, निगेटिव में हम लोग चलते हैं, और 0 से इस साइड में जो है आपका राइट में अगर जाएंगे तो ये पॉजिटिव में है। 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3 और 3 से बड़ा 4, मतलब ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इधर क्या होता है, 1 से छोटा 2, 2 से छोटा 3, 3 से छोटा 4, मतलब कि इधर जो बड़ा है इधर छोटा है। इस बात को आप समझिएगा कि जो जीसस क्राइस्ट का, जो जीसस क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, ईसा मसीह के जन्म का वर्ष को 0 कह दिया गया, और ईसा मसीह के जन्म से पहले हम लोग यूज करते हैं बीसी, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और ईसा मसीह के जन्म के बाद
क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं एडी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद और जन्म के पहले, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आपको पता भी होगा कि बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है। अगर 50 ईसा पूर्व की बात हो रही है, यानी कि 50 बीसी की बात हो रही है, और 50 बीसी की बात अगर होती है तो ये कैसे होता है, ये होता है ईसा मसीह के जन्म से 50 साल पहले की बात करी जा रही है। तो ये ईसा मसीह के जन्म के 50 साल पहले की बात करी जा रही है, और यहां पर यह कहता है कि वर्ष 50 ईसा पूर्व जो है वो वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आएगा। अभी आपको मैंने कहा था कि यहां पर 150 क्या है, 150 50 से छोटा है, याद रखिएगा, पीछे की बात कर रहे हैं। तो 150 जो है ना 50 से छोटा है, क्या है, 150 50 से छोटा है, जैसा कि आपको पता होगा। तो ये हो जाएगा आपका वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। अगर आपको बीसी एडी इन सब में दिक्कत है तो थ्योरी क्लास करना होगा, और उसके लिए हम ल्यूसेंट का थ्योरी क्लास भी लाएंगे, बिल्कुल अलग अंदाज में, प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में और बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। अच्छा, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आएगा, तो ये भी आप याद रख लीजिएगा कि ये आएगा 11वीं शताब्दी में। देखिए, 0 से स्टार्ट होता है और 0 से 100 साल तक, 100 साल क्या कहलाता है, शताब्दी कहलाता है, और 0 से स्टार्ट हुआ तो पहली शताब्दी। अब 100 से 200 के बीच में दूसरी शताब्दी। तो जैसे ही दूसरी शताब्दी बोले तो 110 120 130 ये सब क्या है, दूसरी शताब्दी में पड़ता है। तो दूसरी शताब्दी एक साल मतलब एक आपको घटा के बताना है कि दूसरी शताब्दी का मतलब यह है कि 100 से लेकर 200 तक। और अगर 1015 है तो 1000 से लेकर के 1100 तक की बात हो रही है, ठीक है। तो 1000 से आगे बढ़ गया तो ये चले आए हम किसमें, 11वीं शताब्दी में, ठीक है, 11वीं शताब्दी में, याद रखिएगा। तो 11वीं शताब्दी में हम चले आए, ये होता है। अब देखिए यहां पर कुछ संवत्सर दिए गए हैं और उसका मतलब किस समय से ये शुरू हुआ है उसको यहां पर मिलान करना है। तो देखिए इसको कैसे हम मिलान करते हैं। देखिए संवत बहुत सारे हैं, अलग अलग राजाओं ने अपने अपने कुछ उपलब्धियां जब हुई तो उस समय उन्होंने कुछ संवत स्टार्ट किया और अपने अनुसार कैलेंडर बनाया। तो विक्रम संवत की स्टार्ट होती है, याद रखिएगा, विक्रम संवत स्टार्ट होता है 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत स्टार्ट कब हुआ, 58 ईसा पूर्व में। शक संवत कब स्टार्ट हुआ, 78 ईस्वी में, याद रखिएगा, शक संवत 78 ईस्वी, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, और गुप्त संवत्सर जो है आपका स्टार्ट होता है 320 ईस्वी में, ठीक है। गुप्त संवत आपका स्टार्ट होता है 320 ईस्वी में, और कली संवत्सर जो है वो 3102 ईसा पूर्व, यानी कि देखिए ईसा मसीह के जन्म से 3100 लगभग 3000 साल पहले, और अभी हम क्या है, ईसा मसीह के जन्म से 2000 साल लगभग आगे हैं। तो अगर यहां से यहां तक के बीच का अगर हम फासला देखें तो हमसे 5000 साल पीछे की बात हो रही है, ये कली संवत्सर के बारे में, ठीक है। आपको इस तरह से नॉलेज होना भी चाहिए समय निकालने के लिए। तो विक्रम संवत्सर 58 ईसा पूर्व, शक संवत्सर 78 ईसा पूर्व, गुप्त संवत्सर 320 ईस्वी, कली संवत्सर 3102 ईसा पूर्व, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ। अभी हमने देखा कि विक्रम संवत भैया कब प्रारंभ हुआ, तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में, 78 ईस्वी में हुआ था। तो शक संवत का प्रारंभ हुआ कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो किस संवत पर आधारित है, तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, जो कि 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है कनिष्क के शासनकाल में, और भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर ही आधारित है। अच्छा, गुप्त संवत जिसका समय काल 319-20 को माना जाता है, तो प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। किसे, चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है गुप्त संवत प्रारंभ करने का श्रेय। अच्छा, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ जो है वो किस उपलक्ष्य में किया था, तो याद रखिएगा अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-20 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत को प्रारंभ किया। अच्छा, कुछ कथन पर विचार करने के लिए यहां पर कहा जा रहा है, तो चलिए करते हैं।
अच्छा, ये देखिए कहा जा रहा है कि कुछ कथन है उस पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है। तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, बिल्कुल सही बात है, हमने भी देखा। शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में शुरू हुआ, बिल्कुल सही बात है। गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा शुरू किया गया राज्यारोहण के उपलक्ष्य में 319 बीस में, तो ये भी सही बात है। लेकिन भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है कि भारत में मुसलमान शासक का युग 1192 में, आपको याद होगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, तो उससे नहीं कहा जा सकता है कि मुसलमान शासन का युग प्रारंभ हुआ। तो यहां पर कौन सही हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है। अच्छा, हर्षवर्धन, देखिए आपने हर्षवर्धन के बारे में भी सुना ही होगा। तो हर्षवर्धन की बात अगर करें तो हर्षवर्धन ने, तो ये जो हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी की बात है, हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में करी, तो इन्होंने भी अपने हर्ष संवत की स्थापना राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था 606 ईस्वी में। हर्षवर्धन के बारे में सुना होगा आपने। ठीक है, वर्धन वंश। ठीक है। अच्छा, कौन सा संवत है जो कलचुरियों के द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है, तो ये संवत है आपका त्रैकुटक संवत। त्रैकुटक संवत कलचुरियों के द्वारा यूज किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है। अच्छा, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया, तो चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया, तो याद रखिएगा विक्रमादित्य सिक्स्थ ने। याद रखिएगा विक्रमादित्य सिक्स्थ ने चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किया था। ठीक है। कहा जा रहा है किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है, तो एक नए संवत चलाने का यश इसमें से लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। देखिए दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष कौन सा वर्ष होगा, तो आपको ये डेट निकालने आना चाहिए, 1931 हो जाएगा। ठीक है। देखिए आपको पता है कि जो शक संवत स्टार्ट कब हुआ, तो 78 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। किसके द्वारा, कनिष्क के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था शक संवत। अब 78 ईस्वी से ये स्टार्ट हुआ, और ये जो 2009 ईस्वी है ये तो जीरो से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो जीरो तो हमारा जो अभी 2009 चल रहा है, और जो 78 ईस्वी शक संवत के बीच में 78 साल का फासला होगा। 78 साल का फासला होगा, और तो 78 साल का फासला अगर हो रहा है तो 1931 होगा भाई, क्योंकि 1931 प्लस 78 2009 हो जाता है। अच्छा, विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत के रूप में रूपांतरित करने पर क्या मान होगा, तो देखिए विक्रम संवत 2013 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 58 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ है, यानी कि देखिए विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ, तो जो विक्रम संवत स्टार्ट होता है ईसा मसीह के जन्म से 58 साल पहले, और जो हमारा वर्ष स्टार्ट होता है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर यहां से 58 साल पहले से 2070 तक हम आते हैं, और हमारा वर्ष क्या होगा उस समय, हमारा वर्ष हो जाएगा 2013, क्योंकि इसके बीच में 59 साल का फासला हो जाएगा, 59 साल का। ठीक है, और इस तरह से, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं 57 साल का, इस प्रकार से होगा। ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं कि कब किसकी शुरुआत हुई, तो ये आपको पता होना चाहिए। और हम जो अभी साल देख रहे हैं कैलेंडर में, वो जीरो से स्टार्ट हुआ, यानी कि BC AD से जीरो, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म का वर्ष जीरो साल। ठीक है, इस प्रकार से, तो उसे भी तो आपको काउंट करना होगा। अच्छा, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है, देखिए यहां पर पूछा जा रहा है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि विक्रम संवत स्टार्ट कब हुआ, तो विक्रम संवत स्टार्ट हुआ 58 ईसा पूर्व में। शक संवत स्टार्ट कब हुआ, 78 ईस्वी में। तो देखिए 58 ईसा पूर्व, यानी कि जीरो से 58 साल पहले और जीरो से 78 साल बाद, तो दोनों के बीच का अगर आप फासला निकालेंगे, दोनों के बीच का अगर आप फासला निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि 135 साल का अंतर आ रहा है। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिन अंकित करना हो तो वर्ष उसका क्या होगा, वर्ष इसका क्या होगा, तो देखिए इसका वर्ष क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा, क्योंकि देखिए पुलकेशिन प्रथम का, तो दोनों के बीच में 465 और 600, तो दोनों के बीच में कितने का फासला है, शक संवत और विक्रम संवत के बीच में 135 साल का फासला है, 135 वर्ष का फासला है। तो अगर आपको शक संवत 465 है और विक्रम संवत आपको निकालना है, तो प्लस आपको कर देना होगा 135, और 135 जब आप जोड़ देंगे तो आएगा कितना, 600। ठीक है, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम
संवत 2063 लिखा हुआ है, अगर इसका शक संवत हम निकालेंगे तो ये कितना होगा? देखिए 2063 ने 135 साल आपको घटाना होगा, क्योंकि देखिए विक्रम संवत 135 साल आगे और जो आपका शक संवत है वो आप इससे घटाएंगे तो आपका क्या निकलेगा? 1928 शक संवत। ठीक है, 1928 शक संवत। अच्छा, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति यानी कि स्ट्राटिग्राफी जो है, स्ट्रेटिग्राफी निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? जो स्तर विन्यास पद्धति है वो भौतिक अवशेष के, जो भी अवशेष हमें मिलते हैं उसके क्रमिक निक्षेप, यानी कि किस प्रकार से वो डे बाय डे साल दर साल किस प्रकार से उसका निक्षेपण हुआ है, कैसे उसका डीके हुआ है, इसको समझने के लिए स्तर विन्यास पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? तो याद रखिएगा, इसका विकास किया विलर्ड लिब्बी ने। कार्बन 14 तिथि निर्धारण का विकास किया विलर्ड लिब्बी ने। ठीक है, आगे देख लीजिए, कहा जा रहा है कि कास्ट, ठीक है, यहां पर कहा जा रहा है कि कास्ट मतलब कि यानी जो काठ होता है ना वो लकड़ी, ठीक है, तो कास्ट, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी अपनाया जाता है? तो इसके लिए कार्बन 14 टेक्नोलॉजी अपनाया जाता है। ठीक है, कास्ट, अस्थि तथा शंख के। देखिए कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। जो कार्बन डेटिंग होती है वो प्रयुक्त होता है जीवाश्मों के आयु निर्धारण के लिए, फॉसिल्स के आयु निर्धारण के लिए कि उसका कितना साल ये पुराना है, कब इसका मोटा मोटी तौर पर हमें पता चल जाता है, एग्जैक्टली भी पता चल जाता है। तो प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है। देखिए इतिहास को हम कैसे पढ़ते हैं? प्रागैतिहासिक काल पढ़ते हैं हम लोग, आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं हम लोग, ऐतिहासिक काल पढ़ते हैं। देखिए प्रागैतिहासिक काल क्या था? इतिहास का एक ऐसा काल जिसमें कि जो भी साक्ष्य है उसमें किसी भी प्रकार का हमें रिटेन एविडेंस प्राप्त नहीं हुआ है, लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, बस हम उस समय के लोगों को, उस समय के जो भी वहां का कल्चर था, संस्कृति था या कैसे उसका रहन सहन था, तो हमें बस पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जो खुदाई वगैरह करके जो हमें मिलता है उसी पर निर्भर होना पड़ता है। तो प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक में यह था कि रिटेन एविडेंस तो मिला लेकिन हम उसे अभी तक पढ़ नहीं सके, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह है। ठीक है, और ऐतिहासिक में है कि रिटेन एविडेंस भी है, पुरातात्विक साक्ष्य भी है और हम उसे पढ़ भी सके हैं। तो ये प्रागैतिहास का अंत और इतिहास का आरंभ कब माना जाएगा? तो ये माना जाएगा आपका मानव ने जब लिखना सीखा, क्योंकि जब इतिहास आया तो लिखने लगा और लिखने लगा तो लिखित साक्ष्य भी है हमारे पास। ठीक है, ऐतिहासिक काल का आरंभ कब माना जाता है? तो ऐतिहासिक काल का आरंभ माना जाता है 600 ईसा पूर्व से। 600 ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल का आरंभ माना जाता है। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है क्या प्रमाण मिला था? देखिए सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल इसीलिए कहा जाता है कि इसमें लिखित मिला है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सके। ठीक है, चलिए, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का जो एक शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, ठीक है, शक संवत पर आधारित जो राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर जो यूज हम लोग करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर अभी जो संडे जून जुलाई ये सब के लिए यूज करते हैं, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किसके तदनुरूप है? ठीक है, तो ये किसके तदनुरूप हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा आपका 22 मार्च अथवा 21 मार्च। ठीक है, जो हम लोग का नया वर्ष साल होता है वो 22 मार्च अथवा 21 साल होता है, शक संवत वाला। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? तो ऐसा किसने करा भाई? ऐसा करने वाले थे सेलेरियस। देखिए सेलेरियस साहब थे जिनके द्वारा प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में इतिहास को देखने का रिवाज चलाया। ठीक है, अब हम देखते हैं ऐतिहासिक स्रोत। अगर आपको स्पीड सही लग रहा है और समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास से हम स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, नहीं तो ये स्पीड ठीक है तो इसी स्पीड में हम लोग चलेंगे। चलिए, ऐतिहासिक स्रोत में हम सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, चलिए देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है? तो सीधी सी बात है, ऐतिहासिक स्रोत कहा जाएगा जो समय बीत गया है उसके बारे में हमें जानकारी अगर मिलती है तो उस प्रकार के स्रोत, उस प्रकार के सोर्सेज को हम क्या कहेंगे? ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल रिसोर्सेज कहेंगे। ठीक है, चलिए, कौन सा कथन नीचे दिया गया है और वो सही है? देखिए, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते
देखिए पुरातात्विक स्रोत जो है वो साहित्यिक स्रोत जो लिखा गया है, साहित्यिक स्रोत में क्या है, धर्म ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण है, आपके कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जो कि अलग अलग लोगों के द्वारा लिखा गया है, तो उन सब को साहित्यिक स्रोत की तुलना में हम लोग रखते हैं। और साहित्यिक स्रोत की तुलना में जो पुरातात्विक स्रोत जो खुदाई वगैरह करके हमें जो मिलता है उसको अधिक प्रमाणिक कहा जाता है, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखिए, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऐसा किस वेद में दिया गया था भाई? तो प्राचीन वेद है आपका ऋग वैदिक काल, तो यही हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? देखिए श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है पुराणों को। किसे? पुराण को श्रुति ग्रंथ। देखिए श्रुति ग्रंथ का मतलब क्या होता है? श्रुति का मतलब होता है सुनना, श्रवण करना, सुन करके जो ग्रंथ को लिखा गया उसे श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। तो संहिता, जिसमें कि हम जय संहिता पढ़ते हैं, महाभारत, ये सब ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, ये सब को श्रुति ग्रंथ में रखा जाता है, जबकि पुराण को श्रुति ग्रंथ में नहीं रखा जाता। इसको हम लोग डिटेल में ल्यूसेंट से ही पढ़ेंगे, लेकिन बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा ये सीरीज तो ल्यूसेंट का और थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से आपको करवा देंगे, ठीक है। कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? ऐसा कौन सा ग्रंथ दावा करता है भाई? तो ऐसा ग्रंथ जो है ये महाभारत दावा करता है। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो ये कहता है कि जो उसमें है, ठीक है, जो उसमें है वही विश्व में है, जो उसमें नहीं है वह विश्व में अलभ्य है। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? जो त्रिपिटक है वो बौद्धों का धर्म ग्रंथ है, बौद्धों का धर्म ग्रंथ त्रिपिटक है, ठीक है। जैनों का आगम होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। और जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक भी बौद्ध का ग्रंथ है, ठीक है, जातक भी बौद्धों का ग्रंथ है। आगे देखिए, मिलिंद पनाहो यानी कि मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में मिलिंद पनाहो है? तो याद रखिएगा, राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद के रूप में मिलिंद पनाहो को लिखा गया है। अच्छा, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो याद रखिएगा, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसे मैकियावेली के प्रिंस से तुलना इसकी करी जा सकती है। देखिए पूरा का पूरा जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो वेस्टर्न कल्चर इस पर इम्पोज कर दिया गया है, तो उसी को हमें पढ़ना है किसी भी प्रकार से। अब क्या कर सकते हैं, है ना, जो मैकाले की शिक्षा पद्धति थी तो पूरा हमारा इतिहास वगैरह पूरा बदल दिया गया। अब ये बताइए कि कौटिल्य या चाणक्य का 1% भी मैकियावेली का प्रिंस की तुलना नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब ये तुलना कर रहा है, ठीक है, और वो भी उससे तुलना कर रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। तो जो फैक्ट है जो एग्जाम में सही करेगा तो उसी को मार करके आइएगा। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र नाम से पता चल रहा है कि इकोनॉमिक्स वाला होगा भाई, तो ऐसा नहीं है। कौटिल्य यानी कि चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कह सकते हैं, तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर? तो याद रखिएगा ये इसमें किया गया था राजनीतिक नीतियों पर, ठीक है, राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया था। देखिए कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी किसके द्वारा? तो अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई है। अच्छा, महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि, महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि। कालिदास के द्वारा रचित मालवी काग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? तो अग्निमित्र था। कालिदास के द्वारा रचित मालवी काग्निमित्रम नाटक का नायक था अग्निमित्र। कौन था? अग्निमित्र था। हर्षचरित बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई, हर्षचरित बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई। विक्रमांक चरित्र के रचनाकार का नाम? तो विक्रमांक चरित्र के रचनाकार का नाम बिल्हण था। विक्रमांक चरित्र के रचनाकार का नाम बिल्हण और कलहन, याद रखिएगा, जो हमने अभी देखा, कलहन की जो पुस्तक का नाम था राजतरंगिणी और बिल्हण की पुस्तक का नाम था विक्रमांक चरित्र। चंद्रवरदई के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या था? पृथ्वीराज रासो, जिसमें कि पृथ्वीराज के बारे में चंद्रवरदई ने लिखा है, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि बताइए कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? देखिए सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार हेरोडोटस नहीं था, पहला यूनानी इतिहासकार, इसी ने द हिस्ट्रीज को लिखा, इतिहास का पिता भी कहा जाता है, ठीक है, ये सब हेरोडोटस के बारे में हमने
पढ़ा हुआ है। देखिए सिकंदर के साथ निर्याकस आया था, एनासिक्रीटस आया था, एरिस्टोब्यूलस आया था, लेकिन हेरोडोटस नहीं आया था। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो किस विदेशी यात्री ने ऐसा किया था? तो मेगास्थनीज। देखिए मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया है, याद रखिएगा। इसमें से फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग, ये सब जो है, फाहियान किसके समय आया था, वेनसांग किसके समय आया था, इत्सिंग किसके समय आया था, तो ये सब मेगास्थनीज के बाद ही आया है, ठीक है। तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है भाई। अच्छा, ज्योग्राफिका की रचना किसने करी? तो ज्योग्राफिका की रचना करी थी स्ट्रैबो ने। ज्योग्राफिया की रचना किसने की? स्ट्रैबो ने। अच्छा, प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरालिस हिस्टोरिका। नेचुरालिस हिस्टोरिका प्लिनी की पुस्तक का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, तो इसकी रचना किसने की? तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी बुक जो है, इसकी रचना, इसके रचनाकार का नाम अभी तक हमें पता नहीं चल पाया है, तो याद रखिएगा अज्ञात लेखक है, अज्ञात यूनानी लेखक के द्वारा पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना करी गई। तो ये इस तरह से टिक कीजिएगा। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान था चाइना का निवासी, ठीक है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय वेनसांग आया था, तो हर्षवर्धन के समय वेनसांग। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, ठीक है। अच्छा, नवीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? तो देखिए ये कहा था पाल साम्राज्य को। देखिए नवीं सदी में भारत, नवीं सदी क्या कहेंगे आप? तो 800 से लेकर 900 ईस्वी तक के साल को आप क्या कहेंगे? नवीं सदी कहेंगे, ठीक है। 820, 821, 810, तो ये नवीं सदी है। तो नवीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था, रुहमा कहकर संबोधित किया था, ठीक है। आगे देखिए, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था भाई? तो ये महमूद गजनवी के साथ आया था अल बरूनी, ठीक है। इब्न बतूता कहां से आया था? तो मोरक्को से आया था, इब्न बतूता मोरक्को से आया था, ठीक है। आगे देखिए, दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे मंत्री पद भी दिया था। तो ये सब हम देखेंगे जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास। आगे देखिए, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक, जो कि 1443-44 में इसने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा करी थी? तो विजयनगर की यात्रा देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर सम्राट देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा करी थी 1443-44 के आसपास, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1861 में हुई थी। भारतीय पुरातत्व का जनक, द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। और पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? 1861 में। अच्छा, कि किस विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? देखिए याद रखिएगा इस बात को, ये थे दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वो कौन है? तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी है, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी है। आगे देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक्स है आपका सिक्कों व धातुओं का अध्ययन जो है न्यूमिस्मेटिक्स के तहत करा जाता है। एशिया माइनर में जो बोगाज काई है उसका महत्व किस लिए है? तो एशिया माइनर में जो बोगाज काई अभिलेख है उसका महत्व किस लिए है? तो देखिए यहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं इनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण,
मित्र वर्णासत्य का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एशिया माइनर स्थित बुगाजकोई से जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, वर्णासत्य का उल्लेख है। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? कौन अंग्रेज था सबसे पहले पढ़ने वाला भाई? जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेख को, याद रखिएगा, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में पढ़ा गया था। अच्छा, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा व लिपि में है? तो अशोक के अधिकांश शिलालेख व जो अभिलेख तथा किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, याद रखिएगा। अशोक के द्विभाषाई जो ग्रीक और आरामाइक अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के जो द्विभाषाई जो आपके अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो प्राप्त हुआ है आपका सर ए कुना, कांधार का सर ए कुना से। ठीक है, अशोक के मनसेहरा जो कि अभी पाकिस्तान में है और शहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान में है, वहां से प्राप्त अभिलेखों या फिर शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो उसमें किया गया था खरोष्टी लिपि का प्रयोग। ठीक है, अशोक के मनसेहरा जो कि अभी पाकिस्तान में है और शहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान में है, वहां से प्राप्त जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो किस लिपि में लिखे गए हैं? तो खरोष्टी लिपि में। याद रखिएगा, खरोष्टी लिपि में। देखिए, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी? राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, और ये किसमें? खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि जो थी वो दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, अच्छा, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, हेलियोडोरस का जो बेसनगर अभिलेख है वो किससे संदर्भित है? तो याद रखिएगा, केवल वासुदेव श्री कृष्ण से। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। अच्छा, कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया? सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया? तो यह जारी किया गया था शक क्षत्रप रुद्रदमन के द्वारा। शक क्षत्रप रुद्रदमन के द्वारा, याद रखिएगा। अब देखिए, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना आपको रुद्रदमन के अभिलेख में देखने को मिलेगा। अब देखिए, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में अशोक तथा चंद्रगुप्त मौर्य दोनों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन जो है उसके प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो कि हरिसेन के द्वारा लिखा गया था उसमें उल्लेखित है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस के शासक का दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का था। किसका? समुद्रगुप्त का था। आगे देखिए, महरौली जो कि दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो महरौली जो कि दिल्ली में स्थित है उसके महरौली लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो यह हुआ था आपका चतुर्थ सदी में। चतुर्थ सदी में दिल्ली के महरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? किसकी याद में है? तो याद रखिएगा, वो याद में है चंद्र की याद में। ठीक है, चंद्र की याद में। अब देखिए, कहा जा रहा है सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख जो है वो आपको मिलेगा एरन अभिलेख में। ठीक है, तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, 510 ईस्वी की बात है। भानुगुप्त का एरन अभिलेख में सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख मिलता है, जिसमें कि एक सैनिक था, उसकी पत्नी को, सैनिक जब डेथ हो जाता है तो उसकी पत्नी को उसी में दाह दहन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का भानुगुप्त का एरन अभिलेख में इस प्रकार का वर्णन है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से है। ठीक है, भानुगुप्त से है। देखिए, आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि एहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? एहोल प्रशस्ति का रचयिता जो था रवि कीर्ति, वो किस शासक का, चालुक्य शासक? तो पुलकेशिन द्वितीय का। एहोल प्रशस्ति के जो लिखने वाले रवि कीर्ति थे वो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो वो मिलता है एहोल अभिलेख से, जिसको लिखा था किसने? रवि कीर्ति ने। और रवि कीर्ति किसका दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय का था। तो याद रखिएगा, एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है, जिसको लिखा था रवि कीर्ति ने। और हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष के बारे में जानकारी हमको यहीं से मिलती है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख जो है वो हुआ है एहोल
के उत्कीर्ण लेख में, एहोल के उत्कीर्ण लेख में कवि कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो राजराजा प्रथम ने। राजराजा प्रथम ने। कहां से प्राप्त अभिलेख में महासभा का कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो ये आपका उत्तर मेरूर, याद रखिएगा, उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख में ऐसी जानकारी है कि महासभा का जो कार्य प्रणाली था, किस प्रकार से महासभा कार्य करता है, उसके बारे में जो जानकारी है, विस्तृत जानकारी, डिटेल्ड जानकारी हमको उत्तर मेरूर के अभिलेख से मिलती है। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ होता है 600 ईसा पूर्व में। 600 ईसा पूर्व में भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आहत सिक्कों को, जो कि पंचमार्ग सिक्के कहलाते हैं। ठीक है, आहत सिक्के। आगे देखिए, भारत में और सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले थे इंडो बैक्ट्रियन शासक। इंडो बैक्ट्रियन शासक जो थे भारत में सर्वप्रथम, इन्होंने ही स्वर्ण मुद्राएं चलाई। अच्छा, किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? देखिए, सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी करने वाले कुषाण थे, लेकिन सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाए? इंडो बैक्ट्रियन ने। लेकिन सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी कुषाणों के द्वारा किया गया था। ठीक है, सातवाहनों के समय में जो मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो सीसा, जो लेड है ना, लेड के बने थे, पीबी। ठीक है, लेड के बने हुए थे, सीसा के। अब देखिए, कहा जा रहा है कि किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो स्वर्ण मुद्राएं बड़े पैमाने पर चलाई गई थी कुषाण शासकों के द्वारा, कुषाण शासकों के द्वारा। और यह भी याद रखिएगा, सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के कुषाणों के द्वारा जारी किया गया। और सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी करी? तो स्वर्ण मुद्राएं का प्रचलन किसने किया? तो ये इंडो बैक्ट्रियन शासक ने। ठीक है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किया गया। ठीक है, देखिए, अभी हमने क्या देखा कुषाण काल के बारे में? तो कुषाण काल में जो है बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई। ठीक है, और उसमें हमने ये भी देखा कि सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। लेकिन अगर कहा जाए कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक सिक्के सोने के सबसे ज्यादा किस काल में जारी किए गए? तो गुप्त काल में। ठीक है, अच्छा, किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? तो रोमन सिक्के हमको मिले हैं कहां से? अरिकमेडु से। रोमन सिक्के हमको अरिकमेडु से मिले हैं। भीमबेटका की गुफाओं के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर भीमबेटका की गुफाएं स्थित है। और भीमबेटका की गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रचलित है। गुफाओं के शैल चित्र के लिए ये प्रचलित है। ठीक है, अच्छा, प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे? तो याद रखिएगा, स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे। प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे। अच्छा, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। अच्छा, प्लिनी की मूल कृति जो थी नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? तो ये है आपके लैटिन भाषा में रचित। ठीक है, देखिए, ये याद रखिएगा, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी है। और किस भाषा में लिखा गया है? लैटिन भाषा में। चचनामा जो है वो सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो चचनामा जो है वो आपके अरबी भाषा में लिखा गया। किसमें? अरबी भाषा। आगे देखिए, कहा जा रहा है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना किसका व्यवसाय था? तो ये मागध का व्यवसाय था। किसका? मागध का व्यवसाय था। चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा करी थी 518 ईस्वी से 522 ईस्वी तक करी थी। ठीक है, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो ऐसा हुआ है आपके पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। रबा तक अभिलेख संबंधित है। रबा तक अभिलेख संबंधित है कनिष्क से। रबा तक अभिलेख संबंधित है कनिष्क से। अब देखिए, कहा जा रहा है भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था हेरोडोटस ने। हेरोडोटस ने किया था। किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया? किसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया? तो जेम्स प्रिंसेप। देखिए, जेम्स प्रिंसेप ही थे जो कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले इन्होंने ही पढ़ा 1837 ईस्वी में, और अशोक के
शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी इन सब लिपियों में लिखी गई थी? तो याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप ने ही ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को उद्वाचित किया। अच्छा, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो प्राचीन भारत की कौन सी ऐसी लिपि थी जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी? तो ये खरोष्टी लिपि थी। अभी हमने पहले भी देख लिया है इसके बारे में। अब हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, ठीक है। अच्छा, प्रागैतिहासिक काल कौन सा काल है जिसमें कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ठीक है। लिखित रिटेन एविडेंस कुछ उपलब्ध नहीं है। अगर हमको प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानना है तो इससे हमको कैसे जानना होगा? तो पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानने के लिए। तो इसका काल कब से कब तक का है? तो 30 लाख ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को प्रागैतिहासिक काल में रखा गया। अच्छा, देखिए इसमें इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? अच्छा, मानव की आदि जन्मस्थली किसे माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को किसे मानव जाति का पालना कहा गया? द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड किसे कहा जाता है? तो द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को ही। अफ्रीका महाद्वीप को ही द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है। देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि कौन सा विकल्प मानव के विकास को काल क्रमानुसार दर्शाता है। कौन सा विकल्प है? देखिए ये वाला है। और देखिए सबसे पहले जो मानव, सबसे पहला मानव आया तो उसे हम लोग ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं। उसके बाद आया आपका होमो इरेक्टस, उसके बाद निएंडरथाल और लास्ट में जो हम लोग जो आया वो है नया या आधुनिक मानव क्रो मैग्नन। याद रखिएगा सबसे पहले अगर मानव के विकास को कालक्रम के अनुसार हम लोग देखें तो सबसे पहले आएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो इरेक्टस, उसके बाद आपका निएंडरथाल और फिर लास्ट में आपका क्रो मैग्नन है, क्रो मैग्नन, ठीक है। आगे देखिए कहा जा रहा है कि किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? तो देखिए सबसे पहला मानव के विकास की अगर कड़ी में सबसे पहला मानव जो है वो आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, तब जाकर के होमो इरेक्टस है, तब जाकर के निएंडरथाल है और उसके बाद है आपका क्रो मैग्नन। तो सबसे पहला आदि पूर्वज हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। मदर ऑफ मैन किसे कहा जाता है? मानव माता किसे कहा जाता है? तो मानव माता लूसी को कहा जाता है। किसे? लूसी को मानव माता कहा जाता है। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी यानी कि मानव के जैसा दिखने वाला प्राणी जो प्रज्ञा मानव या फिर होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः कैसे जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है पिथेकेंथ्रोपस के रूप में। पिथेकेंथ्रोपस के रूप में सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी, मानव के जैसा दिखने वाला प्राणी होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, किस रूप में जाना जाता है? तो पिथेकेंथ्रोपस के रूप में, ठीक है। आगे देखिए भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले? तो ऐसा मिला है आपके नर्मदा घाटी से, ठीक है। नर्मदा घाटी से भारत के किस क्षेत्र से सबसे पहले मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? तो आपके नर्मदा घाटी। होमो इरेक्ट्स, देखिए सबसे पहला कौन था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद होमो इरेक्ट्स। तो होमो इरेक्ट्स का एक कपाल किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो होमो इरेक्ट्स का एक कपाल जो है वो नर्मदा घाटी में हथनौरा नामक जगह से प्राप्त हुआ है, ठीक है। कि देखिए किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पिथेकेंथ्रोपस को, ठीक है। पिथेकेंथ्रोपस को प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है। किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? तो आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है होमो इरेक्ट्स को। देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद जो होमो इरेक्ट्स है उसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। देखिए नीचे दिए गए किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? तो मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला पहला मानव था निएंडरथाल। सबसे पहले मानव के विकास की कड़ी में ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद आपका था होमो इरेक्ट्स, तब निएंडरथाल, तब लास्ट में आपका क्रो मैग्नन मानव था। तो देखिए निएंडरथाल जो मानव है वो अंतिम संस्कार करने वाला, मानव का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है, ठीक है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज, तो देखिए आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज मतलब लेटेस्ट जो पूर्वज है वो कौन? सबसे लास्ट वाला हम लोगों ने देखा था क्रो मैग्नन मनुष्य, ठीक है। सबसे पहले कौन था? तो जो हमने देखा कि क्रो मैग्नन सबसे लास्ट वाला था, ठीक है। और निएंडरथाल है आपका क्या बोलते हैं कि होमो इरेक्ट्स है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथाल, लास्ट में क्रो मैग्नन था, तो क्रो मैग्नन मनुष्य है। अच्छा कौन सा नवीनतम समझा जाता है? इसमें से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो सीधी सी बात है आपका क्रो मैग्नन मानव, ठीक है।
क्रो मैग्नन मानव है, ठीक है। आगे देखिए, प्रारंभिक पूर्ण पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो क्रो मैग्नन को, याद रखिएगा। प्रारंभिक पूर्ण मानव को क्रो मैग्नन के नाम से जाना जाता था। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में होमो सेपियंस कहा जाता है। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? तो ये हुआ था आपका पल्लावरम में, ठीक है। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? तो पल्लावरम में। भारत में सबसे पहले पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट को कब मिला था? भारत में सबसे पहले पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट को कब मिला था? तो याद रखिएगा, ये मिला था 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट को। रॉबर्ट ब्रूस फूट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाण कालीन उपकरण की खोज की, वो मूलतः कहाँ के थे? तो वो थे आपके मूलतः थे एक भूवैज्ञानिक थे, ठीक है, एक भूवैज्ञानिक थे। आगे देख लेते हैं कि किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? तो भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक यानी कि फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी किसे कहा गया है? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा गया है। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा पूर्व पाषाण कालीन उपकरण की खोज करी गई थी, जो कि एक भूवैज्ञानिक थे, और इन्हें ही प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता था। आगे देखिए, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थल से मिला है? तो ये मिला है आपके हथनौरा से। कहाँ से? हथनौरा से। नर्मदा घाटी की हथनौरा नामक स्थल से प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला है, ठीक है। अब देखिए, पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया किस प्रकार था? तो ये जीवन था इसका पूरी तरह से जो था ये प्राकृतिक था, मतलब ग्रामीण, नागरिक या आधुनिक, ये प्राकृतिक चीजों पर निर्भर थे, ठीक है। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था शिकार खेलना, ठीक है। पूर्व पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो मनोरंजन का साधन शिकार था। पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज आपका क्या था? आग जलाना, ठीक है, आग जलाना। आगे देखिए, भारत, अच्छा यहाँ पर जब मानव की बात करी जाएगी कि किस मानव के द्वारा खोजी गई, तो निएंडरथाल हमने देखा हुआ था, ठीक है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग यानी कि पूरा पाषाण युग में अधिकांश औजार कैसे बने थे? तो ये अधिकांश औजार बने थे स्फटिक के, एक प्रकार का पत्थर होता है स्फटिक पत्थर, ठीक है, तो उसके बने थे। सोहना संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो ये है आपका पूरा पाषाण संस्कृति का दूसरा नाम आपका सोहन संस्कृति है, ठीक है, सोहन संस्कृति। अब देखिए, किस स्थल से पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? तो पूरा पाषाणिक उपकरण आपके सोहन घाटी से हुआ है, नर्मदा घाटी से हुआ है, अतिरप्पकम, मतलब ये जो साउथ का है अतिरप्पकम, इससे हुआ है, लेकिन आहार से नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए, कहाँ से पूरा पाषाणिक अवशेष मिले हैं? तो पूरा पाषाणिक अवशेष मिला है पंजाब से, ठीक है, कलकत्ता से नहीं मिला है, ठीक है, लखनऊ से नहीं और बेल्लारी से नहीं। देखिए, पंजाब का रोपड़ वगैरह जो है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सिंघावल एक पुरा स्थल है, सिंघावल एक पुरा स्थल है निम्न पुरा पाषाण संस्कृति का। सिंघावल एक निम्न पुरा पाषाण संस्कृति का एक पुरा स्थल है, ठीक है। निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? तो याद रखिएगा, यह है आपका वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। देखिए, निम्न पुरा पाषाण काल को भी 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है, और निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और एक उच्च पुरा पाषाण काल था, ठीक है, तो इसे भी बांटा गया है। तो निम्न पूरा पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसके बारे में जो कथन, अब यहां पर देखिए, संघावो गुफा पुरास्थल किस काल का है? तो संघावो गुफा पुरास्थल मध्य पुरा पाषाण काल का है। देखिए, निम्न पुरा पाषाण काल के बारे में हमने देखा कि कोर उपकरणों का प्रयोग करते थे, जिसमें कि सिंघावल के बारे में देखा। आगे देखिए, जो संघावो गुफा पुरास्थल है वो मध्य पुरा पाषाण काल में हम आ गए। अच्छा, कौन सा एक औजार पुरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो ये देखिए, कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा, कुल्हाड़ी है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है, तो आप यहां से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। कुल्हाड़ी, गंडासा, बिदारिनी, ये सब पूरा पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित औजार है, जबकि आपका ये जो सेल्ट है ये पूरा पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित नहीं। देखिए, उच्च पुरा पाषाण युगीन हड्डी, उच्च पुरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुआ है आपके उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से उच्च पुरा, हम कहां आ गए? उच्च पुरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा यहां से प्राप्त हुआ है। अच्छा, फलक संस्कृति जो ब्लेड कल्चर है ये किसे कहा जाता है? ब्लेड कल्चर कहा जाता है उच्च पुरा पाषाण कालीन संस्कृति को।
आगे देखिए, किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक एग सेल्स मिले हैं? तो शुतुरमुर्ग के एग सेल्स मिले हैं पटने से, याद रखिएगा पटने, जो कि एक प्रागैतिहासिक पुरास्थल है, यहां से शुतुरमुर्ग के एग सेल्स मिले हैं। ठीक है। आंध्र प्रदेश का मुच्छत्तला चिंतामनुगावी, आंध्र प्रदेश का मुच्छत्तला, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का मुच्छत्तला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सिंगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक एक मिनट सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में। ठीक है। आंध्र प्रदेश का मुच्छत्तला चिंतामनुगावी शिलाश्रय। ठीक है। अच्छा, कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए संस्कृतियों का कालक्रम कौन सा सही है? तो देखिए, संस्कृतियों का अगर कालक्रम देखें तो सबसे पहली संस्कृति अगर यहां देखें तो एबेबिलियन, एस्यूलियन उसके बाद है, उसके बाद मुस्तिरिनियन और मेडगेलेनियन। सीधी सी बात, सीधा याद कर लीजिए आप कि जो संस्कृतियों का सही कालानुक्रम है उस प्रकार से, तो सबसे पहला एबेबिलियन, एस्यूलियन, मुस्तिरियन और मेगडेलियन। ठीक है। अच्छा, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को मध्य पाषाण काल कहा जाएगा। सीधी सी बात। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से प्राप्त हुआ है, राजस्थान के बागोर से, याद रखिएगा। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान के बागोर से प्राप्त हुआ है। और देखिए, किस काल में माइक्रोलिथ का प्रयोग होता था? तो माइक्रोलिथ का प्रयोग होता था आपके मध्य पाषाण काल में। ठीक है। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ का प्रयोग होता था। एक देखिए, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध है, भीमबेटका गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, कहा जा रहा है किस मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल से मृगशृंग, हरिण का सिंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं? तो ऐसा कहां से मिला है भाई? तो ये मिला है महदहा से। ठीक है। उत्तर प्रदेश के महदहा से आपके मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल से हरिण के सिंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। अच्छा, किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के बने आभूषण बागोर से प्राप्त हुए। ठीक है। बागोर से, महदहा से हरिण का सिंग के छल्लों की माला। ठीक है। कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका की गुफाएं। सरायनाहर और महदहा जो है वो संबंधित है गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। सरायनाहर और महदहा दोनों यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, और दोनों जो है महदहा संबंधित है गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। ठीक है। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भारत के किस शिलाश्रय से? तो याद रखिएगा भीमबेटका शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है। आगे देखिए, कहा जा रहा है किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? तो लेखनिया शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं। मानव समाधान के प्रमाण लेखनिया शिलाश्रय से मिले हैं। ठीक है। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि यहां पर किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल की चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है? तो यह खोजा गया है आपके, एक तो भीमबेटका में, दूसरा जौरा में। ठीक है। एक तो भीमबेटका में, दूसरा जौरा में। ठीक है। अब देखिए, कहा जा रहा है पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्योष्टि संस्कार से पहली बार परिचित हुए? तो मृतकों के अंत्योष्टि संस्कार से पहली बार जो लोग परिचित हुए वो मध्य पाषाण काल के लोग थे। अच्छा, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले कुत्तों को पालतू बनाया था। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले कुत्तों को पालतू बनाया। ठीक है। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि भारत में मानव अस्थिपंजर या फिर ह्यूमन स्केलेटन के प्रमाण आपके मध्य पाषाण काल से मिले हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर या फिर कंकाल, ह्यूमन स्केलेटन के प्रमाण किस काल में मिले हैं? तो ये मिला है आपका मध्य पाषाण काल से। ठीक है। किस प्रदेश से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? किस प्रदेश में मिले मध्य पाषाण? तो ये कहा जाता है आपके तमिलनाडु से। देखिए, मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को किस प्रदेश? तो तमिलनाडु से मिले मध्य पाषाणिक पुरास्थलों को टेरी स्थल, टेरी साइट्स कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि नवपाषाण कालीन मानव जीवन की क्या विशेषताएं थी? तो नवपाषाणिक मानव जीवन की विशेषताएं खेती बाड़ी,
पशुपालन, अस्थाई बस्तियों वाली जिंदगी तो सभी थी, ठीक है। नवपाषाण कालीन मानव की विशेषताएं जो थी, खेती बाड़ी करना, पशुपालन था, अस्थाई बस्तियों वाली जिंदगी, तो ये सभी था। लेखन कला का विकास इस समय नहीं हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना, तो ये नवपाषाण काल में मनुष्य जो है खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक इस प्रकार से बना कि खेती बाड़ी करने लगे ये लोग, पशुपालन करने लगे और अस्थाई बस्तियों वाली जिंदगी जीने लगे। तो नवपाषाण काल में लोग खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बने। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है ये हुआ है मेहरगढ़ से, ठीक है, मेहरगढ़ से। अब देखिए, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपके पश्चिमी बलूचिस्तान में, जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक का अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो मानव के द्वारा सबसे पहला जो अनाज प्रयोग में लाया गया था वो गेहूं था, ठीक है। जौ नहीं मार देना है, वो गेहूं था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि किस स्थान पर, तो देखिए मेहरगढ़ में नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं। कहां से? मेहरगढ़ से। देखिए, किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिला है आपके बेलन घाटी से। देखिए, जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य आपके बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से मिला है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश में कोलडिहवा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है आपका उत्तर प्रदेश के में कोलडिहवा से, ठीक है। खानाबदोश आदमी जो नोमैड मैन होता है, इसने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? तो ये किया आपके नवपाषाण काल से, ठीक है। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कालपी में मिलता है। कहां पर? कालपी में मिलता है। किस नवपाषाणिक पुरास्थल में से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? किस नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो गर्त निवास के प्रमाण आपको बुर्ज होम से मिलेगा, ठीक है, बुर्ज होम से। गर्त निवास पीट ड्वेलिंग के प्रमाण आपको कहां से मिलेगा भाई? बुर्ज होम से, ठीक है। अच्छा, किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? तो ये आपको मिलता है गुफ कराल से। कहां पर? गुफ कराल से। नवपाषाणिक पुरास्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं बुर्ज होम से, गुफकराल से, इन सब जगहों से। देखिए, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहां से मिले थे? तो ये अवशेष कहां से मिले भाई? तो ये मिला है आपका बुर्ज होम से और गुफकराल, इन दोनों जगहों से मिला है, बुर्ज होम तथा गुफकराल दोनों से मिला है, ठीक है। आगे देखिए, भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे और इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। देखिए, भारत में कुछ कुछ क्षेत्रों में लोग गड्ढों में रहते थे, ठीक है, और इस बात का संकेत कश्मीर की जब खुदाई करी गई ना, तो गुफकराल वगैरह, तो यहाँ पर इसका आवास मिला है, ठीक है, गर्त निवास जिसे कहते हैं। अच्छा, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो गर्त निवास जो है वो आपका कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है। दक्कन के राख के टीले जो एस माउंट्स है वो क्या प्रदर्शित करते हैं? तो दक्कन के राख के टीले जो है वो नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष को प्रदर्शित करते हैं। नवपाषाण युग में जो मवेशी रखने वालों की जो बस्ती के अवशेष के रूप में दक्कन में जो राख के टीले मिले हैं उससे उसकी मतलब पहचान की जा सकती है। राख के टीले किस क्षेत्र के नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो राख के टीले आपके दक्षिण भारत, जैसा कि अभी हमने देखा दक्कन में, तो दक्कन क्या है? दक्षिण भारत की ओर एस माउंट्स राख के टीले नवपाषाणिक युग में जो लोग मवेशी वगैरह रखते थे तो उसमें राख वगैरह उसके अवशेष से हमें पता चलता है। तो राख के टीले याद रखिएगा दक्षिण भारत, ठीक है। चाक यानी कि जो घुमाने वाला होता है ना कुम्हार का, तो चाक का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, ये इसका आविष्कार किस काल में हुआ? तो इस आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है, ठीक है।
मानव समाधान में कुत्ते कहाँ पर दफनाए गए थे? तो ये दफनाया गया था बुर्ज होम में। याद रखिएगा, बुर्ज होम में मानव समाधान में समाधानों में कुत्ते भी, मालिक के साथ कुत्ते भी दफना दिए जाते थे, इतना प्यारा होता था। ठीक है, मानव समाधान में बकरी कहाँ पर दफनाए गए थे? देखिए, अभी तक हमने कुत्तों के बारे में तो बहुत सुना, लेकिन बकरी दफनाए जाने की प्रथा मानव समाधान में लोग के साथ, मालिक के साथ बकरी को मेहरगढ़ में दफना दिया जाता था, मेहरगढ़ में दफना दिया जाता था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक कथन दिया गया है कि प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। ये बात बिल्कुल सही है। प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं, बिल्कुल सही है। और देखिए, इसका कारण दिया गया है कि स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अश्म उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। तो इस स्थायी कृषि के लिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं था, लेकिन ये सही है, तो ये वाला हो जाएगा ए, सी नंबर। ठीक है, आगे देखिए, कहा जा रहा है कि कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? तो देखिए, बिहार में चिरांद है, सारण का चिरांद आपको पता होगा, चेचर, कुतुबपुर का चेचर, ताराडी, ये सब बिहार में है, लेकिन ये जो बरूडी है ये बिहार में नहीं है। तो याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक स्थल चिरांद, चेचर, ताराडी, ये सब बिहार में है। अब यहाँ पर कुछ सूची नौपाषाणिक स्थल दिया गया है और राज्य दिया गया है, संबंधित राज्य है, तो उसको देख करके बताना है। सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं, जो पांडु राजार ढोबी जो था, या ढोबी, ये नौपाषाणिक स्थल ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, पांडु राजार ढोबी। अच्छा, कुचाई जो नौपाषाणिक स्थल है जो मिला है ये उड़ीसा में है। दावोजली हैडिंग जो है ये असम में है। और पायनथोर लंगतीन जो है ये मेघालय में है। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनिए, पांडु राजार ढोबी ये पश्चिम बंगाल में, कुचाई उड़ीसा में, दाओजली हैडिंग असम में, और पायनथोर लंगतीन ये मेघालय में। ठीक है, ये मेघालय में। आगे हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि जो है यहाँ पर नौपाषाणिक स्थल है और उससे रिलेटेड संबंधित राज्य दिए गए हैं। तो कुलडीहवा जो नौपाषाणिक स्थल है ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, और ये जो उत्तमेरूर है ये आंध्र प्रदेश में है, हल्लूर जो है ये कर्नाटक में है, और पय्यमपल्ली जो है तमिलनाडु में है। कुलडीहवा उत्तर प्रदेश में ये नौपाषाणिक स्थल है, ये भी याद रखिएगा, कुलडीहवा। ठीक है, कुलडीहवा, एक मिनट इसे इरेज करने दीजिए। कुलडीहवा उतनूर आंध्र प्रदेश में, उतनूर कहाँ है भाई? उतनूर आपका आंध्र प्रदेश में। उसके बाद हल्लूर जो है कर्नाटक में, और पय्यमपल्ली तमिलनाडु में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि किसको चैल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है? किसे चैल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसे का ताम्रपाषाण युग को चैल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का उपयोग करता था किस नाम से जाना जाता है? तो जिस युग में मनुष्य तांबे तथा पत्थरों का मिलाकर के औजार बनाते थे उसे हम जानते हैं किस युग के बारे में? तो उसे हम जानते हैं चैल्कोलिथिक एज के बारे में। किसे? चैल्कोलिथिक एज या फिर ताम्रपाषाणिक युग हम कहते हैं इसे। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त जो धातु था वो कौन सा था? वो तांबा था। तो तांबा सबसे पहले मानव के द्वारा प्रयोग में लाया गया धातु था, मेटल था, याद रखिएगा। अच्छा, कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में पुरापाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। बिल्कुल सही बात है, पुरापाषाण कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर है कि दक्षिण भारत में गुंटूर एवं करनूल में पुरापाषाण कालीन कब्रें मिली है, गलत है। ठीक है, दक्षिण भारत में गुंटूर एवं करनूल में पुरापाषाण कालीन कब्रें मिली है, गलत है। अगर देखिए, कैमूर श्रेणी एवं मिर्जापुर जिले में पुरापाषाण कालीन चित्रशाला मिली है, सही है। उत्तर भारत में ताम्र युग तथा आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान की जा सकती है, जबकि दक्षिण भारत में पाषाण युग के तुरंत बाद लौह युग का आरंभ होता है। देखिए, उत्तर भारत में जो है ये ताम्र युग तथा आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान, अलग अलग पहचान की जा सकती है, याद रखिएगा। लेकिन दक्षिण भारत में जो है ना वो पाषाण युग के तुरंत बाद लौह युग का आरंभ हो जाता है। तो ताम्र युग और लौह युग या पाषाण युग को यहाँ अलग नहीं किया जा सकता, तो ये भी सही है। आगे देखिए, कहा जा रहा है कुछ काल दिया गया है और उसके कुछ अभिलक्षण है कि कैसे हम उसे पहचानेंगे, तो उसे भी देख लीजिए। देखिए, सबसे पहला जो दिया गया है पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल में जो लोग थे वो शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे। मध्य पाषाण काल में लोग शिकारी भी थे और पशु पालने लगे मध्य पाषाण काल में। नव पाषाण काल में लोग खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक हो गए, और ताम्र पाषाण काल में लोग अच्छे से खेती वगैरह करने लगे, तो ये कृषक हो जाएगा। कुछ काल दिया गया है और उसकी विशेषता दी गई है, तो देखिए क्या कहा जा रहा है, काल और विशेषता।
पूरा पाषाण काल के लोग शैलाश्रय अधिवास में रहते थे, मतलब पत्थर वगैरह में घुस घुस कर रहते थे। मध्य पाषाण काल में लोग नदी तट पर आवास आवास बनाने लगे। नदी तट पर आ गया, मतलब नदियों के किनारे ही तो खेती वगैरह का जमीन होगा, ठीक है, उपजाऊ होगा, वहाँ खेती वगैरह करेगा। तो धीरे धीरे मध्य पाषाण के लोग जो है वो नदी किनारे पर आकर बसने लगे, ठीक है। नव पाषाण काल के लोग गर्त आवास का जो बहुत सारा यहाँ पर मिला है, जैसे कि कोल्डिहवा आपने देखा, गुफकराल ऐसा बुर्ज होम देखा, गुफकराल देखा, ठीक है। तो कश्मीर में जो हमने देखा नवपाषाणिक काल में गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, ताम्रपाषाण काल जो है उसमें कच्चे और पक्के मकान भी हमें देखने को मिलने लगे, ठीक है। कच्चे और पक्के मकान भी हमें देखने को मिलने लगे, ठीक है। आगे देखिए कहा जा रहा है कि कुछ स्थल है और उससे संस्कृति क्या है, तो अतिरपक्कम जो है वो पूरा पाषाण काल से संबंधित है। अतिरपक्कम जो है ये पूरा पाषाण काल दक्षिण भारत का है। अतिरपक्कम पूरा पाषाण काल से संबंधित है। चौपनी मांडो ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। कुल्ली प्राक हड़प्पा जो प्री मेच्योर हड़प्पा है। और इनाम गांव ये ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। महाराष्ट्र का इनाम गांव याद रखिएगा, ठीक है। अतिरपक्कम ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है। चौपनी मांडो मध्य पाषाण काल से। कुल्ली प्राक हड़प्पन शुरुआती हड़प्पन। और इनाम गांव ये आपके ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, ठीक है, ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। अब आगे देखिए कहा जा रहा है कि मानचित्र नीचे दिया गया है, कुछ मानचित्र, और उस पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर जो मैप दिया गया है इसको कहता है कि बताइए कौन कौन से हैं। तो ये देखिए आपको यहाँ पर ये जो मैप है ये पाकिस्तान का कहीं से आपको पता चलता होगा। ये पाकिस्तान पूछ है, उसके बाद मुंह जैसा यहाँ पर देखिए कैसा आपको सिम लग रहा है ये, ठीक है, इस तरह का है। तो देखिए यहाँ पर जो पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान में ये पश्चिमी क्षेत्र में, पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में बलूचिस्तान है। और पश्चिमी बलूचिस्तान में यहाँ पर कहीं मेहरगढ़ है भाई, ये मेहरगढ़। ये जो राजस्थान में यहाँ पर कहीं कालीबंगा है। उसके बाद ये देखिए कोटदीजी है। और ये जो यहाँ पर ये गुजरात में सुरकोटदा है जो कि क्या था, सुरकोटदा एक तरह से यहाँ पर क्या बोलते हैं कि बंदरगाह वगैरह था, ठीक है, सुरकोटदा। चलिए ये चारों हो गया। अब आगे देखिए कहा जा रहा है प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। तो ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है आपका आहाड़। देखिए प्रागैतिहासिक काल का आहाड़ जो है वो ताम्रवती के नाम से प्रचलित है, ताम्रवती के नाम से प्रचलित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि मानचित्र में छायावृत क्षेत्र में कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई। तो ये आपको कौन सा क्षेत्र दिख रहा है भाई, ये आपको कौन सा क्षेत्र दिख रहा है, ये जोरवे संस्कृति तो नहीं है। ये आपका मध्य प्रदेश वाला जो मालवा संस्कृति है, ये अगर आप मैप पर देखेंगे ये आपका क्या है, ये पंचनद जो है, जो जानते हैं आप लोग, ये सिंधु नदी में व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज नदी, ठीक है। और इधर आपका ये जो है ये संस्कृति जो यहाँ पर पनपी नदियों के किनारे, ये मालवा संस्कृति था। क्या, मालवा संस्कृति। चलिए आगे देख लेते हैं। संस्कृति और उससे संबंधित कुछ क्षेत्र दिए गए हैं, संस्कृति और उससे संबंधित क्षेत्र है। तो आहाड़ संस्कृति कहाँ पर विकसित हुई, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। अब राजस्थान देखिए, राजस्थान जो है पाकिस्तान से एकदम सटा हुआ राजस्थान। तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जो है आहाड़ संस्कृति विकसित हुई, ठीक है। और ये जो आपका कोइथा संस्कृति है ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में कोइथा संस्कृति, सवालदा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में, और प्रभास संस्कृति दक्षिणी पश्चिमी गुजरात में। तो गुजरात किधर है ये आप जानते होंगे भली भांति, ठीक है। तो गुजरात कौन से, तो दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम गुजरात में आपका प्रभास संस्कृति और सवालदा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में, राजस्थान के बगल महाराष्ट्र है। और कोइथा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश में, मतलब मध्य प्रदेश के पश्चिम वाला साइड में। आहाड़ संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, ठीक है। आगे देखिए कुछ क्षेत्र दिया गया और उससे संबंधित संस्कृति दी गई है। तो क्षेत्र है और संस्कृति है, चलिए देख लेते हैं इसको। पश्चिमी मध्य प्रदेश क्षेत्र में नवदा टोली संस्कृति भी विकसित हुई। पश्चिमी मध्य प्रदेश क्षेत्र में ही नवदा टोली संस्कृति विकसित हुई। पश्चिमी बिहार सारण का जो चिरांद संस्कृति यहाँ विकसित हुआ। पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति, ठीक है। और मध्य गुजरात में रंगपुर संस्कृति, ठीक है। इसे मैप पर एक बार जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। भारत का आप मैप तो जानते ही होंगे, ठीक है। इस तरह से कुछ आप यहाँ बना सकते हैं, ये फ्री हैंड। तो ये देखिए भारत का जो मैप है यहाँ पर आप करके अपना, आपका महाराष्ट्र कहाँ है, मध्य प्रदेश किधर है, और पश्चिमी बिहार के साइड किधर है। तो पश्चिमी साइड में आपका सिवान तरफ, सारण तरफ आपका चिरांद संस्कृति। पश्चिमी महाराष्ट्र साइड में आपका जो महाराष्ट्र साइड में जो है आपका कौन सा,
तो जोरवे संस्कृति, मध्य गुजरात में आपका रंगपुर संस्कृति, तो ये सब एक बार आपको कर लेना चाहिए। आगे देखिए कहा जा रहा है कि किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है। तो ताम्र युक्त सारथी युक्त रथ खिलौना कहाँ से मिला, तो ये मिला है महाराष्ट्र के दैमाबाद से। कहाँ से, महाराष्ट्र के दैमाबाद से, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है कि किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं। तो इनाम गांव से, महाराष्ट्र का ही इनाम गांव है, तो 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं। किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृद भांड को सर्व उत्कृष्ट माना जाता है। तो ये किस क्षेत्र में पाया गया, ये पाया गया आपके मालवा क्षेत्र में, मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश वाला। तो किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्रित मृद भांड को सर्व उत्कृष्ट माना जाता है, तो मालवा क्षेत्र से, ठीक है। अच्छा, ताम्र आस्म या फिर ताम्र पाषाण काल, या फिर आप बोल सकते हैं चेल्कोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे, किस तरह रखकर दफनाते थे, ठीक है, किस तरह रखकर दफनाते थे। तो याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर सर और दक्षिण मुंह, इस तरह से दफनाते थे, ठीक है, इस तरह से दफनाते थे, याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। अच्छा, यहाँ कुछ ताम्र पाषाणिक क्षेत्र दिया गया है और उससे संबंधित समाधान दिए गए हैं, मतलब सब किस प्रकार से समाधान जो है। तो याद रखिए ये जो महाराष्ट्र क्षेत्र में है, जो शव होता था उसको उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाता था। महाराष्ट्र क्षेत्र में शव को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाता था। जो दक्षिण क्षेत्र था उसमें शव को पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर दफनाया जाता था। जो दक्षिण क्षेत्र था उसमें शव को पूर्व और पश्चिम, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट, तो इस प्रकार से यहाँ पर दफनाया जाता था। महाराष्ट्र में उत्तर दक्षिण में दफनाया जाता था। पश्चिमी भारत में पूर्ण समाधान था, ठीक है, पूर्ण समाधान, और पूर्वी भारत में आंशिक समाधान। तो पूर्ण समाधान क्या होता है, आंशिक समाधान क्या होता है, तो ये सब हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है, पूरी तरह से जलाकर आंशिक तरह से। चलिए आगे देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। काल क्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए आपका सबसे पहले कौन सा काल आएगा, पाषाण काल आएगा, और पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल आएगा, ताम्र पाषाण काल के बाद कांस्य काल आएगा, और कांस्य काल के बाद आएगा लौह काल। देखिए सबसे पहले पाषाण काल जो आपका स्टोन एज है, उसके बाद आपका चैल्कोलिथिक एज जिसको बोलते हैं ताम्र पाषाण काल, कांस्य काल यानी कि ब्रोंज एज, और सबसे लास्ट में आपका आता है आपका कौन सा, तो आयरन एज, ठीक है, लौह काल। देखिए दक्षिण भारत में हमने क्या देखा कि जैसे ही आपका पाषाण काल खत्म होता है तुरंत लौह काल शुरू हो जाता है, लेकिन पूर्वी भारत या उत्तर भारत में ताम्र पाषाण, आपका लौह काल, ये सब में हम एक टाइम इंगित कर सकते हैं, ठीक है। भारत में लोहे का प्रयोग प्रारंभ कब से हुआ, देखिए भारत में लोहे का प्रयोग प्रारंभ जो हुआ वो 1300 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ 1300 ईसा पूर्व में, ठीक है, 1300 ईसा पूर्व, यानी कि अभी हम लोग 2200 ईस्वी में है, और ईसा मसीह के जन्म से 1300 साल पहले, तो दोनों के बीच अगर हम देखें तो 22-13 क्या हो जाएगा, लगभग 3500 साल पहले से भारत में लोहे का जो है प्रयोग प्रारंभ हुआ। अच्छा, उत्तरी भारत के गंगे घाटी में लोहे का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ, तो उत्तरी भारत के गंगे घाटी में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ 1000 ईसा पूर्व में, लगभग आज से 3200 साल पहले, ठीक है। कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है, तो कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है, भारत में लोहे का आरंभ जो है 1300 ईसा पूर्व में हुआ, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने देखा। और अगर कहे कि उत्तरी भारत के गंगे घाटी में, तो 1000 ईसा पूर्व में, उत्तरी भारत के गंगे घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था, बिल्कुल सही बात है, और उत्तर वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था, तो बिल्कुल गलत बात है, मतलब वैदिक काल से पहले के जो आर्य थे उसको लोहे का ज्ञान नहीं था। अच्छा, प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध जमाने में हुई थी, प्रधान रूपेण किस पर आधारित थी, प्रधान रूप से किस पर आधारित थी, तो लौह तकनीक के प्रसार पर, किस पर, लौह तकनीक के प्रसार पर। ये मतलब जो भी जो नगरीय क्रांति थी, जो टाउनशिप हो रहा था, तो टाउनशिप कैसे होगा, लोहा का खोज हुआ, लोह का खोज हुआ तो लोग जंगल झाड़ काटने लगा, साफ करने लगा, खेती होने लगा, तो इस लौह तकनीक के प्रसार पर ये मतलब आधारित था, ठीक है, मुख्य रूप से। अच्छा देखिए यहाँ पर कुछ लौह उपकरण प्राप्ति स्थल है और उससे संबंधित राज्य दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अच्छा, अतरंजी खेड़ा जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में है, अतरंजी खेड़ा ये आपके उत्तर प्रदेश में है, अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। एक मिनट, अब देखिए नोह जो है ये आपके राजस्थान में, नोह जो है राजस्थान में, चिरांद आपका बिहार में, और महिसादल पश्चिम बंगाल में। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश यूपी, नोह राजस्थान, चिरांद बिहार, और महिसादल आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं।
कुछ राज्य दिया गया है और लौह उपकरण प्राप्ति स्थल है, तो कुछ राज्य है और लौह उपकरण प्राप्ति स्थल है। तो देखिए राजस्थान के जोधपुर से लौह उपकरण प्राप्त किए गए हैं, राजस्थान के जोधपुरा से लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र के माहुर झारी से आपका लौह स्थल प्राप्त हुआ है। कर्नाटक के हल्लूर से लौह उपकरण प्राप्त हुआ है और तमिलनाडु के आदिच नाल्लूर, कर्नाटक के आदिच नाल्लूर से आपका लौह उपकरण प्राप्त हुआ, आदिच नाल्लूर से। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए पुरातात्विक स्थानों पर विचार करिए। अब नीचे दिया गया है पुरातात्विक स्थल और उस पर क्या विचार करें भाई, तो देखिए कहा जा रहा है कि इसको पूर्वावशेष कालक्रम नीचे दिए गए, तो कूट से चुनिए कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो कुरनूल है, कुरनूल सबसे पहला पुरातात्विक स्थल कुरनूल, उसके बाद आपका दमदमा, दमदमा के बाद टेक्कलकोट और लास्ट में नैकुंड। ठीक है, तो कुरनूल, कुरनूल के बाद दमदमा, दमदमा के बाद टेक्कलकोट और टेक्कलकोट के बाद नैकुंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन सी लौह प्रयोक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है, लौह प्रयोक्ता संस्कृति में कौन शामिल नहीं है, तो देखिए गैरिक मृदभांड संस्कृति, जो गैरिक मृदभांड संस्कृति था, ठीक है, ये आपके लौह प्रयोग करने वाले संस्कृतियों में शामिल नहीं था, बल्कि आपका चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति लौह प्रयोक्ता में शामिल था। उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड संस्कृति, ये भी आपका क्या बोलते हैं कि लौह प्रयोग करने वाले संस्कृति में शामिल था। और दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति, ये भी लौह मतलब प्रयोक्ता में शामिल था। ठीक है, अच्छा, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में क्या लाए जाते थे। तो देखिए याद रखिएगा, आपका बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, देखिए महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में बड़े बड़े पत्थरों से समाधियों को घेर दिया जाता था, कब्रों को घेर दिया जाता था। दक्षिण भारत में जो बृहद पाषाण समाधियां हैं वो किससे संबंधित है, जो बृहद पाषाण समाधियां हैं वो लौह काल से संबंधित है। इसमें क्या होता था कि दक्षिण भारत में जो समाधि होती थी, जो कब्र होता था, उसको बड़े बड़े पत्थरों से घेर दिया जाता था। ठीक है, अब देखिए कुछ महापाषाणिक पुरास्थल है और उससे संबंधित राज्य तो लगाइएगा। देखिए सबसे पहले पलवाय जो है, ये आपका ऐसे तो महापाषाणिक पुरास्थल दक्षिण भारत से संबंधित है, जिसमें कि कब्रों के चारों ओर बड़े बड़े पत्थरों से घेर दिया जाता था। तो जो महापाषाणिक पुरास्थल पलवाय है वो किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से। पलवाय महापाषाणिक पुरास्थल आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पिकली हल जो है ये कर्नाटक से संबंधित है। पोरकालम केरल से संबंधित है और सेंगुन रम ये तमिलनाडु से संबंधित है। तो पलवाय याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से संबंधित है, जो कि महापाषाणिक पुरास्थल है। पिकली हल कर्नाटक से संबंधित है, पोरकालम केरल से संबंधित है और सेंगुन रम तमिलनाडु से संबंधित है। अब कुछ स्थान का नाम दिया गया है और उससे संबंधित संस्कृति के बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, तो देखिए सोहन जो है ये पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित है, सोहन। बुर्जहोम नौपाषाण संस्कृति से संबंधित है। रंगपुर ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित है और आदिच नल्लूर जो कि अभी हमने देखा महापाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है, आदिच नल्लूर। ठीक है, आदिच नल्लूर। ठीक है, याद रखिएगा आदिच नल्लूर जो कि तमिलनाडु में है, आदिच नल्लूर जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। कहा जा रहा है कि कुछ युग्मों पर यहाँ पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है, तो इनमें से कौन सा युग सही सुमेलित है इसको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बस्ती स्थल चिरांद, बिल्कुल सही बात है। समाधि स्थल पोरकालम, ठीक है, ये भी सही है। और बस्ती एवं समाधि स्थल पिकली हल, जो कि आपका पिकली हल कहाँ पर, अब पोरकालम कहाँ था, तो पोरकालम आपके केरल में और पिकली हल कर्नाटक में, ये हमने देखा हुआ है। चिरांद कहाँ है, तो चिरांद जो स्थल है पुरातात्विक स्थल पुरापाषाणिक स्थल, ये आपका है आपका बिहार का। ठीक है, अब आगे देख लीजिए। कहा जा रहा है कि मैंने कुछ महापाषाण के प्रकार है और समानार्थी शब्द है। मेनहीर या फिर आप नाडुकल बोलिए, ये प्रस्तर स्तंभ को कहा जाता था। ठीक है, महापाषाणिक जो महापाषाण में हम लोग तो जानते हैं बड़े बड़े पत्थरों को, तो जो महापाषाण मेनहीर था वो प्रस्तर स्तंभ के नाम रूप में जाना जाता था। ये साउथ का बात है। कुडाइकल फन शिला के नाम से, टोपिकल छत्र शिला के नाम से और डोलमेन प्रस्तर मेज के नाम से, प्रस्तर मेज के नाम से। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है कि नीचे दिया गया दर्शाया गया महापाषाणिक प्रारूप किसका है, तो ये जो महापाषाणिक क्या बोलते हैं प्रारूप है, ये डोलमेन का है। किसका, डोलमेन का, जिसमें कि बड़े बड़े पत्थर देखिए आप, बड़े बड़े, आप जब बुक देखिएगा या आप पीडीएफ देखिएगा तो वहाँ समझ में आ जाएगा। बड़े बड़े पत्थर से कब्र को ढका गया है। ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों से कब्र को ढका गया है। ठीक है, डोलमेन एक तरह से पत्थर की मेज की तरह बना दी जाती थी। ठीक है, पत्थर की मेज जैसा, टेबल जैसा बना दिया जाता था इसमें। ठीक है, इस प्रकार से।
डोलमेन, और बीच में कब्र होता था और चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थरों की मेज जैसा, जिसे डोलमेन कहा जाता है, तो ये डोलमेन था। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत के महापाषाणकालीन मृद भांडों के अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है, ऐसा कथन में कहा जा रहा है। तो बाहर का रंग लाल है, ये बात यहाँ पर कहा जा रहा है। तो और इन रंगों के मृद भांडों पर अलग से पुताई हुई है। देखिए, इन रंगों के मृद भांडों पर अलग से पुताई हुई है। तो ये दक्षिण भारत के जो महापाषाणकालीन मृद भांडों के अंदर का रंग, मृद भांडों के अंदर का रंग कैसा है, तो मृद भांड के अंदर का रंग काला है तथा बाहर का रंग लाल है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि और कारण में क्या है कि इन रंगों के मृद भांडों पर अलग से पुताई हुई। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, दोनों सही है। ठीक है, अब देखिए, दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। ठीक है, कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था और उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। देखिए, अब कृषि ही अगर प्रमुख व्यवसाय होगा तो सरोवर सिंचाई का भी इन्होंने महापाषाण के युगीन जो दक्षिण भारत में लोग थे, महापाषाण युगीन तो जानते हैं, जिसमें कि शवों को बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था, जिसमें डॉल्मेन देखा हमने, मेनहीर देखा, ये सब देखा भाई। तो इसमें कहता है कि महापाषाण युगीन लोगों का कृषि मुख्य व्यवसाय था और इनके द्वारा ही सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया गया। तो ये दोनों सही है, ए और दा दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की मृद भांड संस्कृतियों को सही ढंग से प्रतिबिंबित करता है। सबसे पहले हमने देखा अभी भी कि गैरिक मृद भांड संस्कृति, उसके बाद काले व लाल मृद भांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति और लास्ट में आता है उत्तरी काले पॉलिश वाले मृद भांड संस्कृति। ठीक है, तो यही है आपका। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि ताम्र निधि या फिर भंडार संस्कृति, जिसे कॉपर हॉर्ड कल्चर, निम्नलिखित मृद भांड प्रारूपों में से किससे संबंधित है। किससे संबंधित है भाई, तो देखिए ये है आपका गिरवे चित्रित मृद भांड संस्कृति से। ताम्र निधि जो है, ताम्र निधि या फिर भंडार संस्कृति बोलिए या इंग्लिश में बोलिए तो कॉपर हॉर्ड कल्चर जो है, ये मृद भांड किस मृद भांड प्रारूप से संबंधित है। तो याद रखिएगा, ये जो ताम्र निधि था ये गिरवा चित्रित मृद भांड संस्कृति से संबंधित था, ताम्र निधि या फिर भंडार संस्कृति, याद रखिएगा। अच्छा, नीचे दिए गए शिल्पों में कौन सा भारत के प्रागैतिहासिक काल के स्रोत सामग्री के रूप में उपयोगी है। कौन सा उपयोगी है भाई, तो ये है आपका जीवाश्म, हाथ की कुल्हाड़ियां, मृद भांड तथा अस्थि अवशेष, तो सबके सब है। देखिए नीचे दिए गए शिल्पों में कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के स्रोत के सामग्री के रूप में उपयोग है, तो जीवाश्म भी है, हाथों की कुल्हाड़ियां भी है, मृद भांड भी है, अस्थि अवशेष भी है, तो सब। ठीक है, तो हो जाएगा सब। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है कि भारत में प्राचीनतम चूल्हे का जो पुरातात्विक अवशेष मिला है ये बिलासुरगाम से मिला है। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष बिलासुरगाम से मिला है। कहां से, बिलासुरगाम से। अब देखिए, कहा जा रहा है किस स्थल से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, तो पशुपालन के प्रमाण मध्यपाषाण काल में बागोर से मिले हैं। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण बागोर से मिले हैं। निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया, किस नवपाषाण कालीन स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था, तो याद रखिएगा ये किया गया था आपके लिंग सुगुर को किस नवपाषाण कालीन स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था, तो लिंग सुगुर को। कोल्डिहवा, चिरांद, गुप्तकाल से पहले भी ये लिंग सर्प से पहले लिंग सुगुर को ही सूचित किया गया था, लिस्टेड किया गया था। आगे देखिए, मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया, तो इसको प्रतिपादित किया था डार्विन ने। मानव के क्रमिक विकासवाद यानी कि सक्सेसिव जो डेवलपमेंट है उस सिद्धांत को पहली बार वैज्ञानिक ढंग से डार्विन ने प्रस्तुत किया। चार्ल्स डार्विन कौन थे, तो चार्ल्स डार्विन एक जीव विज्ञानी थे। चार्ल्स डार्विन कहाँ के निवासी थे, चार्ल्स डार्विन थे इंग्लैंड के निवासी। चार्ल्स डार्विन थे इंग्लैंड के निवासी। डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्मग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था, तो दैवीय उत्पत्ति मत का जो है कि ये देवताओं के द्वारा ये उत्पत्ति होती है इस प्रकार का, तो इस कॉन्सेप्ट का खंडन था डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक थे चार्ल्स डार्विन। ठीक है,
चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी? तो ये प्रकाशित हुआ था 1859 में, 1859 में। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति है? द डिसेंट ऑफ मैन भी चार्ल्स डार्विन की कृति है। तो चार्ल्स डार्विन की कौन कौन सी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन की, और द डिसेंट ऑफ मैन ये भी आपके चार्ल्स डार्विन की ही कृति थी। अब देखिए कहा कि किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होते रहता है और जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी ही जीवित बच पाते हैं। तो ऐसा कहा था चार्ल्स डार्विन ने ही। किसने कहा था? ऐसा चार्ल्स डार्विन ने ही कहा था। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि पुरातत्वविद जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया? तो औजार बनाने वाले प्राणी के रूप में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को परिभाषित किया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस सबसे पहला मानव, ठीक है, इसके बारे में हमने देखा हुआ है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस दक्षिणी गोलार्ध से प्राप्त हुआ था। दक्षिणी गोलार्ध आप जानते हैं भारतवर्ष या फिर ये पूरा ग्लोब जो ये उत्तरी गोलार्ध, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध, तो दक्षिणी गोलार्ध से ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ क्या? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शाब्दिक अर्थ है दक्षिणी मानव सम प्राणी। दक्षिणी गोलार्ध में पाया गया तो दक्षिण में मानव के जैसा प्राणी पाया गया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस सबसे पहला। ठीक है, अच्छा, पिंथेकेथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पिंथेकेथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है सीधा चलने वाला कपी मानव। क्या? पिंथेकेथ्रोपस का शाब्दिक अर्थ है सीधा चलने वाला कपी मानव, सीधे सीधे चलने वाला। होमो इरेक्ट्स किस तरह के मानव को द्योतित करता है? तो होमो इरेक्ट्स जो था ये आपके द्विपद मतलब दो पैर वाले मानव के को द्योतित करता है होमो इरेक्ट्स। ठीक है, खड़ा हो गया। होमो सेपियंस निएंडरथाल नामकरण में निएंडरथाल क्या है? तो होमो सेपियंस निएंडरथाल में निएंडरथाल स्थान है। क्या? निएंडरथाल स्थान है। निएंडरथाल कहां पर स्थित है भाई? निएंडरथाल कहां पर स्थित है? तो निएंडरथाल स्थित है जर्मनी में। कहां पर? जर्मनी में। अच्छा, कौन होमोसेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? अच्छा, होमोसेपियंस का अनुसंधान नाम नहीं है। कौन नहीं है भाई? तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस सबसे पहला वाला था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस दक्षिणी गोलार्ध में पाया गया, दक्षिणी मानव सब प्राणी इसे भी कहा जाता है, तो ये था। ठीक है, क्रो-मैग्नन कहाँ स्थित है? क्रो-मैग्नन कहाँ स्थित है भाई? तो क्रो-मैग्नन स्थित है इंग्लैंड में स्थित एक नदी है। क्रो-मैग्नन कहाँ स्थित है? तो इंग्लैंड में है। ठीक है, क्रो-मैग्नन कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में स्थित है। एक मिनट, क्रो-मैग्नन कहाँ स्थित है? तो क्रो-मैग्नन फ्रांस में स्थित है। ठीक है, क्रो-मैग्नन फ्रांस में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा क्रो-मैग्नन फ्रांस में स्थित है। अच्छा, क्रो-मैग्नन क्या है? तो क्रो-मैग्नन है फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय। क्रो-मैग्नन कहाँ है? तो फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय को क्रो-मैग्नन कहा गया। प्लिस्टोसीन युग किस युग का समानार्थी है? प्लिस्टोसीन युग जो है ये आपका हिम युग का समानार्थी है। हिम युग बर्फ एज का, आइस एज का समानार्थी है। हिम विहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है? तो हिम विहीन यानी कि बर्फ से विहीन युग जो है किसका समानार्थी है? तो होलोसीन का। याद रखिएगा होलोसीन। तो अगर आपको जो मानव का जो विकास है या फिर जो महाकल्प क्या है, कल्प क्या है, युग क्या होता है, किस में बांटा गया, प्लिस्टोसीन एज क्या है, आपका ओलिगोसीन क्या है, नियोसीन क्या है, मायोसीन क्या है, ये सब अगर आपको जानना है तो आपको हमने एक क्लास लिया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसको देख लीजिएगा। नहीं तो फिर से ज्योग्राफी जब कराएंगे तो वहां से समझ में आएगा। पूरा पाषाण कालीन मानव मुख्यतः किस पर निर्भर थे? पूरा पाषाण कालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे आखेट पर, शिकार पर। पूरा पाषाण कालीन, ठीक है, पूरा पाषाण कालीन मतलब पाषाण कालीन मानव, और उससे भी पहले का तो आखेट पर, शिकार पर निर्भर थे। किस काल में मानव ने न तो पूरा पाषाण कालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह छोड़ा और न ही नवपाषाण कालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह अपनाया था? तो ये था आपका मध्य पाषाण काल में, मतलब पूरा पाषाण काल के बाद और नवपाषाण काल से पहले। तो ना पूरा पाषाण को पूरी तरह से छोड़ा और ना नवपाषाण को पूरी तरह से अपनाया, तो मध्य पाषाण ऐसा है। अच्छा, मैन मेक्स हिमसेल्फ किस पुरातत्वविद की रचना है? देखिए, मैन मेक्स हिमसेल्फ ये है आपका गॉर्डन चाइल्ड की रचना। मैन मेक्स हिमसेल्फ, ठीक है, गॉर्डन चाइल्ड की रचना है। अब आगे देखते हैं कहा जा रहा है कि नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातत्वविद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी? देखिए, नवपाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाली क्रांति को किस पुरातत्वविद ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी थी? तो ये दिया था आपका गॉर्डन
चाइल्ड ने, किसने, गॉर्डन चाइल्ड ने, और इसने ही लिखा है मैन मेक्स हिमसेल्फ। ठीक है, अब देखिए किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया, किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया, तो नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल में किसान का जीवन जीना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है कि कुछ कथन दिया गया है, नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे। नवपाषाणिक मनुष्य झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे, बिल्कुल सही, और इससे वे हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच पाते थे, ये भी सही है। तो दोनों सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। प्रथम किस काल में चाक निर्मित मृद भांड, ये जो मिट्टी के बर्तन है, ठीक है, जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ किया, तो किस काल में ऐसा हुआ भाई पहले बार, तो ये नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण, क्योंकि चाक तो नवपाषाण में ही खोजा गया था। ठीक है, किस स्थल को कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त है, किस स्थल से कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ, तो ये हुआ आपके मेहरगढ़ से। कहाँ से, मेहरगढ़ से। कौन सा नवपाषाण कालीन नवपाषाणिक स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है, कौन सा, तो देखिए बुर्ज होम नवपाषाण कालीन स्थल जो कि गर्तवास यहाँ से मिला है, तो ये कश्मीर में है। गुप्पकराल से भी गर्तवास मिला है, ये भी कश्मीर में है। मार्तंड भी कश्मीर में है, जबकि पांडु राजा ढिबी ये आपके पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है, तो याद रखिएगा, तो पश्चिम बंगाल में है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है। ठीक है, अच्छा कौन नवपाषाण स्थित नहीं है, अच्छा उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा नहीं है भाई, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में है, महदहा उत्तर प्रदेश में है, लाहुदेवा ये उत्तर प्रदेश में, जबकि चिरांद बिहार में है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। नवपाषाण कालीन स्थल पायन थोरलंग 3, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया हुआ है कि ये मेघालय में था। ठीक है, ये मेघालय में था। नवपाषाण कालीन स्थलों में कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है, नवपाषाण कालीन स्थलों में कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है, तो ये पय्यमपल्ली। ठीक है, पय्यमपल्ली जो कि आपके कर्नाटक में था। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है, बनास संस्कृति आहार संस्कृति का दूसरा नाम है, बनास संस्कृति आहार संस्कृति का दूसरा नाम है। अब हम देखते हैं आगे, कहा जा रहा है कि कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल है, मालवा संस्कृति का प्रारूप स्थल कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल है भाई, तो ये है आपका नवदा टोली। कौन, नवदा टोली। अच्छा नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था, नवदा टोली का उत्खनन किया था एच डी सांकलिया ने, नवदा टोली का उत्खनन किया था एच डी सांकलिया ने। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है, नवदा टोली जो है ये आपके मध्य प्रदेश में, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, नवदा संस्कृति टोली संस्कृति। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं, दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं, तो ये मिला है आपका 40 प्रकार। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग 40 प्रकार मिले हैं। अच्छा महापाषाणीय संस्कृति स्थलों में कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है, तो सबसे दक्षिण में स्थित कौन सा है भाई, तो ये आदिच नाल्लूर। ठीक है, आदिच नाल्लूर पोरकालम केरल में था। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखिए कहा जा रहा है कि जो दक्षिण भारत के महापाषाण कब्र या फिर स्मारक प्रायः जो है नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में मिले हैं, ऐसा हुआ है क्या, समीपवर्ती, बिल्कुल सही बात है, तो नदी वगैरह के ही किनारे मिला है। इससे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती थी, इससे जल की अबाध आपूर्ति संभव हो पाती थी, तो दोनों सही है और इसका सही स्पष्टीकरण भी है। भारत में ताम्र निधि जो कि कॉपर होड है, इसका सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिलता है, ताम्र निधि बोलिए या फिर भंडार संस्कृति, तो इसका सबसे बड़ा भंडार जो है वो कहाँ मिलता है, वो सबसे बड़ा भंडार गुलगेरिया में मिलता है, गुलगेरिया में। ठीक है, अतरंजी खेड़ा में भी नहीं, गुलगेरिया में। ठीक है, अब देखिए ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल गुलगेरिया किस राज्य में स्थित है, ताम्र भंडार से भरा पूरा स्थल जो है ये आपके मध्य प्रदेश के गुलगेरिया में ताम्र भंडार स्थित है। ठीक है, याद सबसे ज्यादा। भोजपत्र या फिर भुर्जपत्र, भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख या फिर ग्रंथ आदि लिखे जाते थे, इसका प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है, तो इसका प्राचीनतम साक्ष्य भारत में श्रृंगवेरपुर से मिला है, श्रृंगवेरपुर से। भोजपत्र या फिर भुर्जपत्र, भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में कुछ लेख या फिर ग्रंथ आदि इस पर लिखे जाते थे, इसका प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो आपके श्रृंगवेरपुर से मिला है। और श्रृंगवेरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो श्रृंगवेरपुर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है, श्रृंगवेरपुर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है। तो यहां तक हमने देखा, अब देखेंगे आगे।
देखिए हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता जिसे बोलते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल निर्धारित किया गया है, जो सर्वमान्य समय काल है, तो आप कह सकते हैं कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। अब 2500 ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से, ईसा मसीह का जन्म 0 साल, और उससे पहले 2500 साल पहले चले जाइए, और 2500 साल पहले से फिर 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से। अब देखिए कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 से 1750 ईसा पूर्व, 2500 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता की किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीनी सभ्यता, इन सब सभ्यता के समकालीन थी सिंधु घाटी सभ्यता। याद रखिएगा, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया जो इराक वाली सभ्यता है, जो चीन की सभ्यता जो सुमेरियन सभ्यता कहलाती है, तो ये सब सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, जबकि ग्रीक सभ्यता सिंधु घाटी के समकालीन नहीं थी। आगे देखिए कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक क्या थी? तो विस्तृत थी। आगे देखिए कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के लिए किया जाता था? तो सेल खड़ी का उपयोग, ठीक है, सेल खड़ी का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के लिए किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग की सभ्यता थी, जिसे आद्य ऐतिहासिक युग भी कहते हैं, तो याद रखिएगा ब्रॉन्ज एज वाला। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य व्यवसाय व्यापार था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो शहरी थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के घर ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, ठीक है। किस विद्वानों में से, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा की खोज इसके द्वारा करी गई, और एक साल बाद 1922 में तो सिंधु की, ठीक है। तो ये किया गया आपका मोहनजोदड़ो की आर.डी. बनर्जी के द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो लोथल था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर जो था वो लोथल था। और आप एक बात यहां से जानिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, ठीक है, जितने भी साइट्स हैं, उन सभी में जो घर होते थे, घरों के दरवाजे रोड की तरफ ना खुल करके उसके दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, ठीक है, पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन लोथल एक ऐसा जगह था जिसमें घरों के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए कहा जा रहा है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। पैमानों जो मेजरमेंट होता है, जो बटखारा होता है, इसकी खोज हुई और इससे पता चलता है कि उस समय के लोग माप और तौल से परिचित थे। और इसकी खोज कहाँ हुई? तो इसकी खोज लोथल में ही हुई थी। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पाकालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। हड़प्पाकालीन समाज जो था वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखिए कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता है। आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? कौन सा लक्षण? तो देखिए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, बिल्कुल गलत, उस समय मंदिर मिला ही नहीं है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ से पशुपतिनाथ की भी मूर्ति मिली है और यहाँ से मातृ देवी की भी मूर्ति मिली है। तो इससे पता चलता है कि ये देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। और ये युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते थे। तो उस समय कोई रथ या घोड़े युद्ध का प्रमाण नहीं मिला है, तो ये इसमें केवल ये सही हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता
के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा सभ्यता के बारे में इन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी था। कैसा? समतावादी था, समानता के साथ चलते थे, ठीक है, उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान या फिर बाग, सिंध का नखलिस्तान या फिर बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो को कहा गया। सिंध का नखलिस्तान या फिर बाग, सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो को कहा गया। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो आप जानते होंगे इसका आकार त्रिभुजाकार था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था, इधर 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 और इस तरह से त्रिभुजाकार था। अब देखिए कुछ स्थल है और उससे संबंधित नदियां हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए देखते हैं। हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिला है, ठीक है, हमें कालीबंगा से मिला है जो कि राजस्थान में है, ठीक है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो ईंटों का अलंकरण हमको कहां से मिलता है? कालीबंगा से ही मिलता है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां, ठीक है, काली चूड़ियां। अब देखिए कहा जा रहा है मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? तो सिंध में स्थित है, ठीक है, सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार जो ग्रेट बाथ मिला है वो कहां पाया जाता है? तो एकदम बहुत इजी है, मोहनजोदड़ो में पाया गया बृहत स्नानागार। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में जो है आपका आद्य शिव की समतुल्य चित्रांकन वहां पर मिलता है, आद्य शिव का, ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल? कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में, बनावली हरियाणा में और ये लोथल जो है, लोथल ये आपके गुजरात में था, ठीक है, लोथल गुजरात में। अब देखिए मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला, क्या? मृतकों का टीला था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता। अच्छा, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर नीचे दिए गए किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण मिला है? किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण यहां पर मिला है भाई? तो ये मिला है आपका बैल का, समझ गए, बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस कारण से? तो अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता किस कारण से जानी जाती है? तो अपने नगर नियोजन के लिए। ग्रीड पद्धति के साथ दोनों रोड जो होता था एक दूसरे को समकोण पर काटता था, सीधी चौड़ी, ये सब आप जानते होंगे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का हड़प्पा भारत में नहीं है, ये आपके पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, लोथल आपका गुजरात में है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर जो था ये हड़प्पा में ही था। उस समय अभी भले पाकिस्तान में है लेकिन सबसे पहला या पुराना शहर जो था ये आपका हड़प्पा ही था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? तो ये मिलता है हड़प्पा संस्कृति से ही, ये हमको हड़प्पा संस्कृति से ही मिलता है। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, गलत है? तो सिंधु सभ्यता में नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही बात है। सिंधु सभ्यता के नगरों में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य जो था उन्नत दशा में था और मातृ देवी की उपासना की जाती थी, तो बिल्कुल सही बात है। लोग लोहे से परिचित थे, गलत है, ठीक है। लोग, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि हम देखें उत्तर वैदिक काल के लोग जो है लोहे से, उत्तर वैदिक काल के जो लोग हैं या आर्य जो लोग थे वो लोहे से परिचित हुए थे, ठीक है। अब देखिए सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, यहाँ पर जो बॉर्डर है, जो चार चौहद्दी अगर कहा जाए सिंधु सभ्यता की, तो वो यहाँ पर बताने को कह रहा है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा यानी कि सबसे उत्तर में जम्मू में मांडा है, ठीक है, सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा। उसके बाद दक्षिणी सीमा सबसे नीचे महाराष्ट्र में दैमाबाद और सबसे जो आपका पूर्वी छोर सिंधु घाटी सभ्यता का वो यूपी के आलमगीरपुर में, ठीक है, यूपी के आलमगीरपुर में हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो पश्चिमी छोर था, पश्चिमी सीमा था वो आपका सुतका गेंडोर था, पाकिस्तान
बलूचिस्तान में है, सुत का गेंडोर बलूचिस्तान में, सुत का गेंडोर। तो ये 4 सीमा है, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद और पूरब में आपका आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में, और सुत का गेंडोर बलूचिस्तान में। तो ये है आपका। अब देखिए मांडा किस नदी के किनारे स्थित था, तो मांडा आपका चेनाब नदी के किनारे स्थित है, चेनाब नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ या जो कि पंजाब में किस नदी के किनारे स्थित था, तो रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित था, सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है, तो ये आपका हमें पता चलता है धौलावीरा से, ठीक है, धौलावीरा से। तो हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता हमें धौलावीरा से पता चलता है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो सिंधु सभ्यता आपके पड़ता है आद्य ऐतिहासिक काल में, जिसमें कि लिखित साक्ष्य तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है पिक्टोरियली तरीके से, और धौलावीरा में ही हमें 10 आकृति वाले कुछ यहाँ पर मिला है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, तो घरों में कुएं के अवशेष हमें मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। कहां से, मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं आपके दयाराम साहनी तथा राखलदास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है, तो रंगपुर आप हम जानते हैं, तो रंगपुर सौराष्ट्र में है, ठीक है, रंगपुर। और यहां से चावल के साक्ष्य मिले थे, याद रखिएगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। अब देखिए कहा जा रहा है कि किस पशु की आकृति जो मुहर आकृति की जो मुहर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य पारस्परिक व्यापारिक संबंध थे, तो ये किस पशु का, तो देखिए बैल का। निम्न में से किस पशु की आकृति की जो मुहर मिली है जिससे ये ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो ऐसा मिला था बैल की आकृति देखने से। अब देखिए सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में, किसमें, मातृशक्ति में। याद रखिएगा कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर, तो देखिए सुरकोटदा गुजरात में समुद्र तल पर स्थित है, लोथल समुद्र तट पर स्थित है, ठीक है, बालाकोट भी ये आपके समुद्र तट पर ही स्थित है जो पाकिस्तान में है, और ये कोट दीजी समुद्र तट पर स्थित नहीं, ठीक है। कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार मानी जाती है, विशाल स्नानागार। अच्छा, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कैसे, ग्रिड पद्धति, इस प्रकार से ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अच्छा, यहाँ पर कुछ प्राचीन स्थल दिया गया है और उससे कुछ अवशेष या फिर जो फाइंडिंग्स हुआ है, जो खोज हुआ है वहां से, वो देखने को कहा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। लोथल से जो है हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो लोथल एक गोदीवाड़ा था, जिसे हम कह सकते हैं कि बंदरगाह नगर था लोथल गोदीवाड़ा, यहाँ से व्यापार वगैरह होता था। उसके बाद कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, और उसके बाद धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि, जो कि अभी हमने देखा 10 चिन्ह वाले एक शिलालेख मिला है, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार में 10 चिन्ह वाले शिलालेख हमें यहाँ से मिले हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो 10 चिन्ह वाले शिलालेख मिला है धौलावीरा से, और बनावली जो कि हरियाणा में है, ये पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति हमें यहां से मिली है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अच्छा, कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था, तो ऐसा हुआ था आपके शेर का, ठीक है, शेर का। हाथी का तो हमने देखा है, ठीक है, गैंडा भी देखा हमने, बाघ भी देखा, लेकिन शेर का जो है ये अंकन नहीं हुआ है इसमें, ठीक है, तो ऐसा पता है। अब देखिए हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, हड़प्पावासी जो थे वो सोना और चांदी से परिचित थे। जब आप इस ल्यूसेंट के थ्योरी को देखिएगा या फिर क्राउन वगैरह के थ्योरी को देखिएगा, तो आप जो बुक से बोलिएगा उस बुक से बहुत अच्छे से डिटेल में थ्योरी आपको कराया जाएगा प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में। वैसे ल्यूसेंट बहुत काफ़ी है, अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको डिटेल में पढ़ना होगा, अलग तरीके से पढ़ना होगा, एक एक क्वेश्चन फंसेगा। चलिए, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो हड़प्पावासी सोना चांदी का भी यहाँ पर इंपोर्ट होता है, तांबा कांसा से भी परिचित थे, टीन सीसा से भी परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे, ठीक है। अब देखिए किस स्थल से युगल समाधान या फिर डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला है, तो डबल ब्यूरियल का प्रमाण हमको लोथल से मिला है। कहां से, डबल ब्यूरियल का प्रमाण हमें लोथल से मिला है। अच्छा, कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग जो है वो सिंडन के नाम से पुकारते थे, किस नाम से, सिंडन के नाम से पुकारते थे, ठीक है।
अब देखिए कहा जा रहा है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा के काल का तांबे का रथ दैमाबाद, महाराष्ट्र के दैमाबाद से, जो कि हड़प्पा सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी छोर है, महाराष्ट्र का दैमाबाद, यहां से प्राप्त हुआ है। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, मतलब इंपोर्ट करते थे। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, तो याद रखिएगा ये चांदी का भी आयात करते थे, टीन का भी आयात करते थे, सोना का भी आयात करते थे, तो ये सब का आयात करते थे। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि हड़प्पावासी लाजवर्द जो कि भवन निर्माण की सामग्री होती थी, इसका आयात कहां से करते थे। तो हड़प्पावासी लाजवर्द का जो आयात करते थे वो हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से करते थे। हिंदू कुश कहाँ है भाई, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में हिंदू कुश, तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से लाजवर्द का आयात करते थे। अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है, तो अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता से स्थल है मुंडी घाट तथा सुरतोगुई। मुंडी घाट तथा सुरतोगुई। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, तो याद रखिएगा ये आपका क्या बोलते हैं, लोथल, सुतका गेंडोर, अलाहदीनो, बालाकोट, कुंतासी, ये सभी के सभी स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए लोथल, सुतका गेंडोर, अलाहदीनो, बालाकोट, कुंतासी, ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। अच्छा देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो पशुपति या पशुपति शिव या आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है, किन किन जानवरों का अंकन हुआ, तो बाघ, हाथी का था, गैंडा तथा भैंसा का था, तथा हिरन का था। बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरन, लेकिन शेर का नहीं था, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अच्छा, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये किससे हुआ था, मोहनजोदड़ो से। किससे, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, अच्छा, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति जो प्राप्त हुआ है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। किससे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान हमें मिले हैं चनहुदड़ो से। चनहुदड़ो में मनके बनाने का कारखाना भी था, ये भी याद रखिएगा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी के कहानी के सदृश है, तो ये हमको मिलता है कहाँ से, तो लोथल से। याद रखिएगा, लोथल जो कि हड़प्पा कालीन स्थल है, यहाँ पर एक चित्र प्राप्त हुआ है, प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, तो ये पंचतंत्र के तो लोथल से मिला है। अच्छा, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है, तो ये हुआ है आपके गुजरात से। स्वतंत्रोत्तर मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत में जो हड़प्पा युगीन स्थल की खोज हुई है वो सबसे ज्यादा हमें गुजरात में देखने को मिली है। किसमें, गुजरात में। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। कौन सा फसल हड़प्पा कालीन लोगों का, तो ये देखिए चावल जो था हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था, जबकि जौ, दाल, गेहूं ये सब मुख्य खाद्यान्न था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। अच्छा, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा जा रहा है, तो चलिए विचार करते हैं। इसमें देखिए, यह मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक तत्व था, जैसे कि पशुपति का मंदिर, पशुपति की मुहर मिली है, ठीक है, मातृ देवी का मिला है, ठीक है, उर्वरा की देवी मिली है जिसमें, तो इससे पता चलता है कि वे को लोग मातृशक्ति की पूजा करते थे। पशुपति की मुहर से यह पता चलता है कि शिव जी की भी पूजा करते होंगे, तो इस तरह का था, लेकिन मंदिर वगैरह नहीं मिला है, पुजारी नहीं मिला है, तो इस प्रकार से यह पता चलता है कि वर्चस्व नहीं था उसका। ठीक है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ हड़प्पा स्थल दिया गया और उसकी स्थिति बताना है हमें, तो चलिए बताते हैं। यहां पर यह है कि मांडा कहां पर है भाई, मांडा जम्मू कश्मीर में। अच्छा, दायमाबाद महाराष्ट्र में। कालीबंगा किधर है, तो कालीबंगा आपका राजस्थान में, और राखीगढ़ी हरियाणा में। ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। चांदी हुआ है, सोना हुआ है, तांबा हुआ है। इस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, तो घोड़ा से नहीं हुए। सॉरी, थोड़ा सा थोड़ा आ गया। चलिए देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक प्राप्त नहीं हुए, तो घोड़ा का, देखिए घोड़ा का नहीं हुआ है, लेकिन एक जगह सुरकोटदा, वहां से घोड़ा का अवशेष प्राप्त हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर रैंडमली पूछा जाए जनरली तो नहीं हुआ है। ठीक है, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था, डायरेक्शन चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, तो जे एच मैके ने।
जेएच मैके ने निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन सा मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? तो ये था आपका लोथल, मनका बनाने का कारखाना। ठीक है, चलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता तक देख लिए। अब आगे के क्लास में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आप ये बताइएगा कि स्पीड सही है या नहीं। अगर स्पीड ज़्यादा है तो कम किया जाएगा, अगर स्पीड कम है तो ज़्यादा किया जाएगा। अगर सही है स्पीड, इसी तरह से आपको पढ़ना है, इसी तरह से समझना है, तो भी कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो पूरा ल्यूसेंट को बहुत अच्छे तरीके से, ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव को कवर करा जाएगा और इसके थ्योरी बुक को एक बहुत अलग तरीके से, याद रखिएगा, आपको यूट्यूब पर उस तरह का वीडियो नहीं मिलेगा ल्यूसेंट का बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, उस तरह से आपको करवाया जाएगा। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर सब कुछ आपको एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा एक बेस्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।